एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रपत्र क्लासेस के गणित कक्षा में। वित्त विधेयक से अपने स्टार्ट करते हैं। धन विधेयक हमने पढ़ लिया था। धन विधेयक के बाद में वित्त विधेयक की बारी आती है। तीन प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। देखो, धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक द्वितीय एक अलग अलग भागों में और बंटे हुए हैं। इसका अर्थ है कि सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर कर लेना। पारित होने की प्रक्रिया में धन विधेयक और वित्त विधेयक में केवल दो समानताएं होती हैं। क्या कि दोनों ही वित्त विधेयक राज्यपाल की, दोनों विधेयक है, चाहे वित्त विधेयक चाहे धन विधेयक, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। और वित्त विधेयक पहले विधानसभा में लाए जाते हैं। दोनों विधेयक, ठीक है ना, चाहे वित्त विधेयक है चाहे आपके धन विधेयक है। दोनों ही समानताओं के अलावा धन विधेयक और वित्त विधेयक पारित होने की प्रक्रिया में कोई समानता नहीं है, बल्कि उसके उपरांत वित्त विधेयक ठीक वैसे ही पारित होता है जैसे कि साधारण विधेयक। वित्त विधेयक फिर क्या है, वैसे ही पारित होगा जैसे आपके क्या है साधारण विधेयक पारित होता है। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विधानसभा में चर्चा हेतु आपके विधेयकों की पूर्ववर्तियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विधानसभा में चर्चा हेतु विधेयकों की पूर्ववर्तियाँ देखते हैं। पेश या पुनः स्थापित करने हेतु आपके अनुमत विधेयक, ठीक है ना। और राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संदेश के साथ लौटाए गए आपके विधेयक, तो पेश या पुनः स्थापित करने हेतु आपकी क्या है अनुमत विधेयक है। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संदेश के साथ लौटाए गए विधेयक। तीसरा, पारित किए जा सकने वाले विधेयक। चौथे, आपके विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हो। पांचवें, ऐसे विधेयक जिनके प्रवर समिति का आपके प्रतिवेदन उपस्थित हो। तो पेश या पुनः स्थापित करने हेतु आपके अनुमत विधेयक, राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद आपके 200 के तहत संदेश के साथ लौटाए गए विधेयक। तीसरे, पारित किए जा सकने वाले विधेयक हो गए। चौथे, आपके विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हो। पांचवें, ऐसे विधेयक जिनकी आपकी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित हो। ठीक है। छठे, आपके राय जानने हेतु आपके परिचालित विधेयक। सातवां, पेश किए गए विधेयक जिनका आगामी आपके प्रस्ताव अस्वीकृत हो। आठवां, अन्य विधेयक। विधानमंडल के प्रत्येक सदन में किसी भी विधेयक को 3 वाचकों से आपके गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचक, इस वाचक में किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में उस विधेयक पर आपके उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में बताया जाता है कि क्या इसकी उद्देश्य था, क्यों ये लेके आएगा, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, तत्पश्चात राजपत्र यानी कि गजट में आपके इसका प्रकाशन होता है। द्वितीय वाचन होता है। इस वाचन की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जो कि अपने निम्नलिखित कई अवस्थाओं से गुजरती है। सामान्य बहस की अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक के आपके सार तत्वों पर आपके सदन में सामान्य बहस की जाती है। तो सामान्य बहस की अवस्था होती है। इस अवस्था में आपकी क्या है, इस अवस्था में विधेयक के सार तत्वों पर आपके सदन में सामान्य बहस की जाती है। और इसके उपरांत सदन ये निर्णय करता है कि इस विधेयक पर पूरा सदन चर्चा करे या इसे समिति के सौंपा जाए, इस आम जनता के सुझाव मांगे जाए। इस अवस्था में विधेयक पर आपने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकते। सामान्यतः इस पर आपके विचार हेतु इसे समिति के सौंपा जाता है। और आपकी समिति अवस्था, इसमें विधेयक पर विचार करते हुए एक समिति का गठन किया जाता है। और ये समिति विधेयक का आपकी गहन विश्लेषण कर उस पर अपनी रिपोर्ट आपके क्या है सदन को सौंपती है। प्रवर समिति की रिपोर्ट पर सदस्य द्वारा आपत्ति किए जाने पर विधेयक को क्या किया जाता है, प्रवर समिति अगर रिपोर्ट पर क्या है आपत्ति पर सदस्य द्वारा आपत्ति अगर दिए जाने पर, तो संपूर्ण या परिसीमा के बिना केवल खास या खंडों को संशोधन के संबंध में या फिर विधेयक में कोई खास या अतिरिक्त उपबंध करने के आपके निर्देशों के साथ उसी प्रवर समिति या नई प्रवर समिति को पुनः आपके सौंपा जा सकता है। देखो, सामान्य बहस की अवस्था होती है। सबसे पहले विधेयक पर सार तत्वों पर आपके सामान्यतः बहस की जाती है और उपरांत सदन यह निर्णय लेता है कि इस विधेयक पर क्या किया जाए। तो सामान्यतः क्या किया जाता है, ये आपकी इसे समिति को सौंपा जाता है। और समिति अवस्था में इसमें विधेयक पर विचार करके समिति का गठन किया जाता है और समिति विधेयक का गहन विश्लेषण करके उसकी रिपोर्ट आपके सदन में सौंपती है। और प्रवर समिति होती है, रिपोर्ट के पर सदस्य द्वारा अगर आपत्ति किए जाने पर विधेयक को क्या किया जाता है, संपूर्ण जिसकी परिसीमा के बिना, ठीक है, केवल खास खंड या संशोधन के संबंध में या फिर विधेयक में कोई खास या अतिरिक्त उपबंध करने के निर्देशन के साथ उसी प्रवर समिति या नई प्रवर समिति को पुनः सौंपा जा सकता है। ठीक है ना। और गहन विचार की अवस्था में, इस अवस्था में विधेयक के प्रत्येक खंड पर गहनता से विचार करके बहस की जाती है और संशोधन पेश किए जाते हैं। उन संशोधनों का मतदान किया जाता है। तृतीय वाचन ऐसा होता है, इस वाचन में आपके विधेयक को पूर्णतः एक साथ पारित करने का प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव पारित किए जाने पर उस पर आपके क्या सदन से पारित हो जाता है। और विधानसभा में विघटन का लंबित विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में अगर हम बात करें, देखो
यदि कोई विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया हो और वहां से पारित होकर विधान परिषद में प्रक्रियाधीन है और क्या हो, विधानसभा का हो जाए विघटन, तो वह क्या है, समाप्त हो जाएगा। अगर यदि कोई विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया हो और विधानसभा में ही प्रक्रियाधीन है और विधानसभा क्या है, विघटित हो जाए, तो क्या है, वो वहीं पर आपके समाप्त हो जाएगा। यदि कोई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया तथा वहां से पारित होकर आपके विधानसभा में प्रक्रियाधीन है, तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के या तो आपकी विधानसभा में चल रहा है तो बिट बजेगा, या तो आपकी विधानसभा में प्रस्तुत किया और वहां से पारित होकर विधानसभा में प्रक्रियाधीन है विधान परिषद में, तो डबिट बजेगा। कोई विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और वहीं पर प्रक्रियाधीन है, तो भी डबिट बजेगा। यदि कोई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत कर दिया गया, वहां से पारित हो गया, विधानसभा में है, यहाँ प्रक्रियाधीन है, फिर डबिट बजाएगा। यदि कोई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया और वहां प्रक्रियाधीन है, तो क्या होगा, वहां समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब क्या विधान परिषद में पड़ा है, विधानसभा में तो आए नहीं है। विधानसभा में विघटन पर ऐसे समस्त लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं जिन विधेयकों को विधानसभा को छू लिया है। तो छुआछूत होते ही गबिट बजेगा। संविधान संशोधन विधेयकों को अनुमोदित करना। अनुच्छेद 368 उल्लेखित है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन भी आवश्यक है। राज्य विधानमंडल इस प्रकार की विधेयकों को अनुमति करने से इनकार भी कर सकता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में राज्य पहल नहीं कर सकता। राज्य पहले नहीं कर सकता कि चलो यार आज वोट बन रहा है, संविधान में संशोधन करें, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें आपसे संबंधित है तो आपसे पूछा जाएगा, आप उसमें अनुमति दो ना दो आपकी मर्जी होगी। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्य कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता। ऐसे नहीं यार ये संशोधन करो, ठीक है ना। कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन करना या पहल करना, जिस पर देखे तो अनुच्छेद 3 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि नए राज्य के गठन या सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल में राय को लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 3 है, इस अनुच्छेद 3 में ये स्पष्ट कह दिया गया कि राज्य का कोई गठन कर रहे हैं या फिर सीमा में क्या है, परिवर्तन कर रहे हैं, सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपके राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की जो विधानमंडल है इससे राय की जाएगी। और अनुच्छेद 169 है, 169 में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में विधानसभा की क्या है, प्रस्ताव की पारित करती है, विधानसभा ही प्रस्ताव की पारित करती है, अर्थात इस अनुच्छेद के तहत पहल राज्य की करता है। तो इस हिसाब से राज्य पहल कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में पहल नहीं करता है। कुछ ही मामले हैं जिनमें पहल कर रहा है, जैसे 169 के अंतर्गत अगर विधानसभा कोई ऐसा मामला ही नहीं लाए कि विधान परिषद का गठन करो तो संसद जागती रह जाएगी। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार यदि प्रमुख सचिव द्वारा जब सदन सत्र में हो तो संसद से किसी सदस्य से संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन किसी संशोधन के अनुसमर्थन के लिए संदेश प्राप्त हो तो वह उसके प्राप्त होने के पश्चात आपके शीघ्र सदन को संदेश की सूचना देगा और इसे सदन के पटल पर रखेगा। तो राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार ये यदि प्रमुख आपके सचिव हैं, सचिव के द्वारा जब सदन सत्र में हो और सदन सत्र में और संसद से किसी सदन से संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन किसी आपके संशोधन के अनुसमर्थन के लिए संदेश प्राप्त हो तो वह इसके आपके प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र सदन के संदेश की सूचना देगा और उसे सदन के पटल पर रखाएगा। अगर मान लो कि 368 के अधीन कोई संशोधन हुआ है और अनुसमर्थन के लिए संदेश प्राप्त हो गया तो उसके प्राप्त होने के पश्चात जल्दी से जल्दी सदन को संदेश की सूचना देगा कौन है, सचिव। ये प्रमुख सचिव का काम है और सदन के पटल पर रखवाएगा। यदि संदेश प्राप्त होने के समय सदन सत्र में नहीं है तो प्रमुख सचिव संदेश प्राप्त करते कि यथासंभव शीघ्र एक आपकी प्रति लेगा, उसके द्वारा प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी और अगले सत्र के प्रथम दिन में ही उसके पश्चात यथासंभव शीघ्र प्रमुख सचिव सदन को संदेश की सूचना देगा और सदन के पटल पर रखाएगा। जैसे ही दरवाजा खुला बछड़ी पहले आप दिमाग सीधा एकदम माथा फोड़ेगा और यथाशीघ्र प्रमुख जो सचिव होगा सदन को संदेश सूचना देगा और इसे सदन के पटल पर रखाएगा। प्रमुख सचिव संदेश प्राप्ति के पश्चात यथासाध्य शीघ्र और प्रत्येक स्थिति में इसके प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन के भीतर उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा। भेजो 3 दिन को पड़ता है बेचारा। तो कुल मिला के इसका काम बड़ा हार्ड है यार, मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। संदेश के साथ प्राप्त संविधान में प्रस्तावित संशोधन वाले विधेयक की प्रतियां भी राज्य सरकार भेजी जाएगी, राज्य सरकार को, ठीक है ना। विधानसभा की प्रमुख समितियां, उन समितियों के बारे में बात करते हैं। विधानमंडल में 2 प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है स्थायी समिति जो गढ़ कर बैठी है, वर्ष पर्यंत कार्य करती है, प्रति वर्ष आवश्यक रूप से आपके इनका गठन किया जाता है, अध्यक्ष चुने जाते हैं। और कुछ होती है आपके तथार्थ अस्थायी समिति। ये समिति होती है अस्थायी प्रकृति की होती है, कार्य होने के इनका गठन कर दिया जाता है,
कार्य होने पर इनका गठन किया जाता है और कार्य समाप्ति होने पर लात मार देते हैं इनको। राजस्थान विधानसभा की कुल 22 आपकी स्थायी समितियां हैं, 22 स्थायी समितियां हैं और 4 वित्तीय समितियां और शेष अन्य समितियां हैं। 4 वित्तीय हो गई, 22 में से 4 वित्तीय है, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा में 4 वित्तीय समितियां हैं, कौन कौन सी? जन लेखा या लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम या राजकीय उपक्रम, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख, जन लोक लेखा समिति, सार्वजनिक राजकीय उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख। कार्य सलाहकार समिति का गठन नियम 212 के तहत गठन अध्यक्ष के द्वारा और आपकी संरचना अध्यक्ष ये सहित आपकी 15 समिति होती है। कार्य सलाहकार समिति होती है, इसका गठन नियम 212 के तहत होता है, गठन अध्यक्ष के द्वारा इसका गठन होता है और संरचना अध्यक्ष सहित आपके 15 होते हैं कार्य सलाहकार समिति में। वित्तीय समितियां देखते हैं तो वित्तीय समिति में सबसे पहले लोक लेखा समिति देखते हैं। लोक लेखा समिति राज्य के विनियोग लेख और राज्य के वार्षिक वित्त लेखों तथा इस पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच कर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है। अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, विपक्षी दल का सदस्य होता है, ठीक है ना। राज्य की विनियोग लेखे होते हैं, राज्य की जो वार्षिक वित्त लेखे होते हैं, इस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन होते हैं, उनकी जांच कर आपके वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का काम करता है। कुल मिला के घपलों को आपके उजागर करने का काम करता है, विपक्षी दल का सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष होता है। सार्वजनिक या फिर लोक उपक्रम समिति की बात करें तो ये समिति लोक उपक्रम का पर आपके केग के वार्षिक प्रतिवेदन का विश्लेषण कर वित्तीय अनियमितता को उजागर करती हैं। लोक उपक्रमों पर आपके केग के वार्षिक प्रतिवेदन का विश्लेषण कर वित्तीय अनिश्चितता को उजागर करती है। समिति आपके जांच नहीं कर सकती किन किन चीज़ों की? उपक्रम राजकीय उपक्रमों के कारोबार, वाणिज्यिक कार्यों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण आपके सरकारी नीति के मामले हैं, प्रशासन के रोजमर्रा के मामले हैं, कोई विशेष विधि के अंतर्गत आपके स्थापित सरकारी उपक्रम संबंधी मामले हैं। और अध्यक्ष होता है सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष क्या होता है? अध्यक्ष होता है सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति का, ठीक है। कोई विशेष विधि इसके अंतर्गत आपके स्थापित सरकारी उपक्रम संबंधी मामला हो गया, प्रशासन के रोजमर्रा के मामले हो गए और राजकीय उपक्रमों के कारोबार या वाणिज्य कार्यों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण आपके सरकारी नीति के मामले हो गए। तो ये क्या है? जांच नहीं कर सकता इस मामले में। प्राक्कलन समिति का और ख में यह समितियां आगामी वर्ष हेतु आपके सरकारी खर्चों का आकलन करती हैं। आगामी वर्ष में कितने खर्चे क्या होंगे इसका आकलन करने का काम करते हैं। सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है। सिर्फ हमने 3-4 समितियां देखी, उन 4 में से पहले लोक लेखा समिति थी। इस लोक लेखा समिति में आपके प्रमुख रूप से जो अध्यक्ष होता है विपक्ष पार्टी का होता है। प्राक्कलन समिति क से संबंधित विभाग देखे तो क से संबंधित और ख से संबंधित विभाग आते हैं। प्राक्कलन समिति के क से आपके अधीन 30 विभाग आते हैं। हम करते हैं चाहे उद्योग, और उद्योग होता है अपने खान खनिज सारे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो उद्योग और खान खनिज सारे संबंधित हो गए, ठीक है। लोक निर्माण, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ठीक है ना। और लोक निर्माण, लोक निर्माण कराओगे तभी शिक्षा मिलेगी, ठीक है। सामान्य प्रशासन हो गया, फिर वाणिज्य कर हो गई, पंजीकरण और स्टाम्प, आबकारी, खजाना, लेखा प्रशासन, राज्य बीमा और भविष्य निधि हो गई, पेंशन हो गई, मंत्रिमंडल, वन हो गया और आपके पर्यावरण हो गया, साथ में वन और पर्यावरण मंत्रिमंडल हो गया, स्थानीय निकाय होगी, ऊर्जा हो गई, कला साहित्य, युवा मामले हो गए, खेल, सैनिक कल्याण हो गया, अल्पसंख्यक मामले हो गए, देवस्थान हो गए, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ये प्राक्कलन समिति क के संबंधित है। ख से संबंधित देखिए 27 है, उसमें कितने थे? 30 थे, इसमें 27 है। इसमें देखो राजस्व है, सहकारिता, कृषि, बागवानी, गोपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, जल संसाधन, IGNP, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, निर्वाचन योजना, आर्थिक सांख्यिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा, श्रम एवं रोजगार, गृह पुलिस, भ्रष्टाचार निवारण, जेल और कारागार, आपदा प्रबंधन, राहत हो गया, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, कानून और कानूनी मामले, जनजातीय क्षेत्रीय मामले, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, आपके कमान क्षेत्र विकास, परिवहन, नगर विकास एवं आवास, सूचना एवं जनसंपर्क, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष आपकी घटक योजना विभाग, सभी विभाग इसमें शामिल रहते हैं। इन चारों समितियों के प्रत्येक आपके सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं।
इन समितियों के सदस्य आपके सदन द्वारा प्रतिवर्ष विधायकों से आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इन समितियों के जो सदस्य होते हैं सदन के द्वारा प्रतिवर्ष आपके विधायकों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व आता है, उसकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि 51% वाला सिस्टम है। ठीक है ना। समिति में सदस्यों का दलीय अनुपात विधानसभा दलीय अनुपात के समान होता है। समिति में सदस्यों का दलीय अनुपात होता है, विधानसभा दलीय अनुपात के समान होता है। ठीक है ना। आकस्मिक रिक्तियों की दशा में समिति की कुल सदस्य संख्या की 1/3 सदस्यों का मनोनयन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना। जो आकस्मिक रिक्तियां हैं उनकी दशा में आपकी समिति की कुल सदस्य संख्या की 1/3 सदस्यों का मनोनयन है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आकस्मिक रिक्तियों की दशा में जब आकस्मिक रिक्ति हो गई समिति की कुल सदस्य संख्या की जो 1/3 है 1/3 सदस्यों का मनोनयन विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है ना। समिति के सदस्यों का दलीय अनुपात विधानसभा दलीय अनुपात के समान होता है। ठीक है ना। जैसे विधानसभा में दलीय अनुपात है उसी अनुपात में इनका आपके ज्वाइन हो गए। ठीक है ना। और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। चारों समिति है उसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। समिति की पदावधि 1 वर्ष में विधानसभा अध्यक्ष 6 माह तक आपके बढ़ा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष 6 माह तक बढ़ा सकता है, यूँ 1 वर्ष तक होती है। इन समितियों में अध्यक्ष की नियुक्ति आपके विधानसभा अध्यक्ष करता है और ये समितियाँ अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इन समितियों के अध्यक्ष आपकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। इन समितियों के अध्यक्ष हैं, इन समितियों के अध्यक्ष आपकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है और ये समितियों की अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है और समिति सदस्य का त्याग पत्र भी है ये अध्यक्ष को करते हैं। यदि विधानसभा उपाध्यक्ष उस समिति का सदस्य है तो वह इस समिति का सभापति होगा। ठीक है ना। तो क्या है, विधानसभा उपाध्यक्ष यदि उस समिति का क्या सदस्य है तो वो इस समिति का सभापति होगा। सीधी बात है, सदस्य बन गया तो सभापति बनेगा। नेता प्रतिपक्ष के बारे में यहाँ पर कैसे बात आ रही है भाई, कुछ लोचा है, सही करना पड़ेगा। गणपूर्ति है, समिति के सदस्यों की आपके 1/3 है, 1/3 है, ये आपकी क्या है, गणपूर्ति है। 1/3 तो होने चाहिए। प्रत्येक समिति में हमने 15 सदस्य देखे। लोक लेखा समिति में हमने देखा विपक्ष का वाला है। ठीक है, बाकी वाले में पक्ष वाले हैं। ठीक है ना। बात मजेदार है ना। यदि कोई सदस्य सभापति के बिना आज्ञा के 2 या 2 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन में प्रस्ताव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है ना। समिति किसी विशेष कार्य या जांच के लिए उप समिति नियुक्त कर सकती है। कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः आपके समय नियत करती है। कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण पर निर्दिष्ट विषयों की आपके चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करती है। सदन है कार्य सलाहकार समिति की सलाह पर गैर सरकारी सदस्यों के लिए कार्य हेतु आपके दिन आवंटित करता है। सदन है ये किसकी सलाह पर? कार्य सलाहकार समिति की सलाह पर ही गैर सरकारी सदस्यों के लिए कार्य हेतु आपके दिन आवंटित करता है। वर्तमान में आपके विधानसभा की समितियां देखी, उनके अध्यक्ष में टीकाराम जूली आपके लोक लेखा समिति के हैं, अर्जुन लाल आपके, ये सारी मैंने करंट में करा चुका हूँ। ये करंट की चीज़ें हैं, यहाँ पर हम क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि कोई एक आध इधर उधर हो गया हो तो इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। ये हम जो करंट अफेयर की चीज़ें आती हैं वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करके रखी हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो समितियाँ हैं उन अन्य महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बात करें तो कार्य मंत्रणा या सलाहकार समिति नियम 212 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका अध्यक्ष होता है। किसका? नियम 212 के अंतर्गत जो सलाहकार समिति होती है या कार्य मंत्रणा समिति होती है। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्य सदन में किए जाने वाले सरकारी या अन्य कार्य के क्रम की सिफारिश करना और सरकारी कार्यों पर चर्चा के लिए घंटों या दिनों की आपकी संख्या की सिफारिश करना। ठीक है ना। पुस्तकालय समिति, अध्यक्ष के द्वारा अपने सदस्य अध्यक्ष के सहित 10 सदस्य होते हैं। अवधि 1 वर्ष की होती है। पुस्तकालय समिति है, गठन होता है और गठन में आपके अध्यक्ष के द्वारा गठन किया जाता है पुस्तकालय समिति का। इसमें सदस्य सहित 10 आपके सदस्य होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है। सरकारी कार्यों पर चर्चा के लिए घंटों या दिनों की संख्या की सिफारिश करना यह कार्य मंत्रणा का काम है, लेकिन अध्यक्ष के द्वारा गठन किया जाता है पुस्तकालय समिति का। सहित आपके
सदस्य सहित कितने सदस्य होते हैं इसमें? अध्यक्ष सहित 10 सदस्य। देखो क्यों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सारी समितियाँ लगभग पढ़ते हैं 15-15 पढ़ते हैं सदस्य, लेकिन इसमें कितने 10 सदस्य हैं अध्यक्ष के सहित में, ठीक है ना। अवधि 1 वर्ष के लिए कोई मंत्री समिति का सदस्य या मनोनीत नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना, कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं होगा। सामान्य प्रयोजन समिति अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होता है। सामान्य प्रयोजन समिति, वो पुस्तकालय समिति अब पीछे छूट गई है, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट याद कर लेना, मजेदार फैक्ट है, बार बार आने की संभावना है, एग्जाम में भी कहीं ना कहीं छपेंगे, तब याद रखना भाई को। सामान्य प्रयोजन समिति अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष समिति का पदेन, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है समिति का प्रधान सभापति होता है। सामान्य प्रयोजन समिति कार्य मंत्रणा सलाहकार समिति 2 चीज़ देगी, एक संसदीय परामर्शदात्री समिति होती है जिसके अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से, अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श से किसी विभाग या विभागों के लिए संसदीय परामर्श समितियां गठित कर सकेगा। समिति सभापति मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के विभाग या विभागों वाला एक मंत्री राज्य मंत्री होगा। समिति का जो सभापति होगा, संसदीय परामर्शदात्री समितियां होती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि समिति सभापति होता है वो मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के विभाग या विभागों के द्वारा विभागों वाला एक राज्य मंत्री। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी आपकी समिति, महिलाओं एवं बालकों के आपके कल्याण संबंधी जो समिति है उसका आप देखिए गठन तो अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। महिलाओं बालकों के कल्याण संबंधी जो समिति है इसका गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और सदस्य होता है अधिकतम आपके कितने 15, अधिकतम कितना होता है 15 होते हैं। सदस्य के अधिकतम कितना होते हैं 15 होते हैं और 10 महिला सदस्य होगी, 10 क्या होगी महिला सदस्य होगी और कार्यकाल कितना होगा 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी जो समिति होगी गठन अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। सदस्य सहित अधिकतम कितने 15 सदस्य, 10 सदस्य महिलाएं होगी, ये याद रखना। 10 सदस्य वाली एक सदस्य आपके सामान्य प्रयोजन समिति पुस्तकालय समिति देखी थी, लेकिन 10 महिला वाली ये है महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति जिसमें 15 सदस्य होंगे, कार्यकाल 2 वर्ष का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सारी समिति आपको इंपॉर्टेंट बनेगी। और एक सदाचार समिति है जिसमें सदस्य 9 से अधिक नहीं होने चाहिए, तो सदाचार समिति को याद रखना, अध्यक्ष के द्वारा इसका गठन किया जाए। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्य सदस्य के विरुद्ध सदन के बाहर अथवा अंदर अनैतिक व्यवहार संबंधी शिकायतें होती हैं, उनके जांच करने के लिए सदाचार समिति होती है। इसकी तो वर्तमान में आवश्यकता पड़ गई थी, कुछ विधायकों के द्वारा कुछ लेन देन किए जा रही थी गुड़ शक्कर की, ठीक है ना, यू नो ठीक है ना। अध्यक्ष के द्वारा सदस्य कितना 9 से अधिक नहीं होना चाहिए सदाचार में 9। वर्तमान में ये जो समिति है देखो कुछ तो फेरबदल हुए हैं, शायद ये पता नहीं इंक्लूड है कि नहीं है, तो बाबूजी चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। ये वाली लिस्ट है थोड़ी मेरे पास, पुरानी वाली ऐड करके रखी अपने, नई वाली आ चुकी है। नई वाली क्या है ना 9 अप्रैल को अपने आई ना। लोक लेखा में तो अब टीकाराम जूली है, लेकिन प्राक्कलन में क है, क में अर्जुन लाल जी विदाई होगी आपकी, यहाँ बन गए हैं संदीप शर्मा और बाबू सिंह राठौड़, ये बाबू सिंह राठौड़ ये ख में, संदीप शर्मा आ गए यहाँ पर। और राजकीय उपक्रम समिति है, इसमें आपके कालीचरण सराफी है, अर्जुन लाल की जगह संदीप शर्मा आ गए हैं प्राक्कलन क में। और नीचे बढ़ो आप, कार्य सलाहकार समिति में वासुदेव देवनानी है, ठीक है ना। नियम समिति कहाँ पर है इसमें, देखो इंपॉर्टेंट वाली मैं बता देता हूँ एक आपको। राजकीय उपक्रम समिति है, उसमें कालीचरण सराफ। नियम समिति वासुदेव देवनानी। प्रश्न और संदर्भ समिति है, जो प्रश्न और संदर्भ समिति है इस आपके प्रश्न और संदीप सर यहाँ पर क्या कौन है, प्रश्न और संदर्भ समिति यहाँ पर राजेंद्र पारीक आगे हैं। कौन आगे हैं, राजेंद्र पारीक, ठीक है। महिला एवं बालकों के कल्याण के लिए कल्पना देवी आगे हैं। कौन आगे हैं, महिला एवं आपके कल्पना देवी हैं, ठीक है। यहाँ पर कल्पना देवी है, क्लियर है। और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी, पिछड़े वर्ग का कल्याण कौन कर रहा है, अभी कर रहे हैं आपके नरेंद्र आपके बुढ़ानी ही है, ठीक है। पिछड़े का हो गया। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति के लिए आगे हैं। अनुसूचित जाति के लिए कल्याण के लिए आपके कौन है, जाति के कल्याण के लिए रमेश खींची आ गए हैं। जाति के लिए आ बढ़ जाओ यहाँ से मेरे साहब, खींची आ गए हैं रमेश खींची, डन। रमेश खींची ओके। अगले हैं जनजाति कल्याण के लिए फूल सिंह मीणाई हैं, ओके सेम ही है।
गृह एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों से संबंधित आए हैं। कहाँ है गृह गृह, ठीक है ये रहे। गृह समिति में कौन है? जितेंद्र कुमार नहीं है अब, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव आ गए हैं, ठीक है ना। पुस्तकालय से संबंधित, पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधित जो समिति है उनके हरि सिंह रावत आ गए हैं। पुस्तकालय हरि सिंह रावत, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी जो संबंधी है उसमें केसाराम आपके चौधरी है, ठीक है ना। चौधरी जी, कुछ आपने और तो नहीं सुना। पर्यावरण संबंधी समिति, ठीक है ना, ये उनमें इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए करंट अफेयर की अप्रैल वाली क्लास देख लेना और क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202, ठीक है ना। आगामी वर्ष में सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत बात करेंगे। आगामी वर्ष है, आगामी वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा होता है, वही बजट होता है। वित्त वर्ष अपने होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाता है और इस दिन इस पर आपके कोई चर्चा नहीं की जाती है। जब बजट पेश हो रहा है उस दिन कोई चर्चा नहीं होती। कभी कभी मजाक में ऐसा भी हो जाता है कि 2023 का बजट पेश कर रहे हो, 2021 का 22 का पुराने वाला आ जाता है, ठीक है ना। क्यों अशोक जी? चलो, आय व्यय पर आपकी चर्चा 2 प्रकरणों में होगी, 2 प्रक्रम होंगे, उनमें होगी सामान्य चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान। तो सामान्य चर्चा होगी, एक होगी अनुदान मांगों पर आपके मतदान। बजट पारित होने के चरण देखें तो बजट का प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे बड़े कैसे हो गया, ठीक है ना। बजट का प्रस्तुतिकरण राज्यपाल के द्वारा निर्धारित दिन वित्त मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है। तो वित्त मंत्री होता है, उस वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है, अपने बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। सबसे पहले तो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित दिन होता है उस दिन। फिर होती है आम बहस। बजट पेश होने के बाद 3-4 दिन तक विधानसभा में उस पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। फिर लेखानुदान, अनुच्छेद 206 के अंतर्गत 31 मार्च के बाद विनियोग विधेयक के पारित होने तक सरकार के व्ययों हेतु तो आपकी अग्रिम धनराशि के रूप में लेखानुदान आपके अनुदान पारित किया जाता है। ये कुल बजट राशि का कितना होता है? 1/6 होता है। ये याद रखना, अनुच्छेद 206 याद रखना, लेखानुदान याद रखना 206 के अंतर्गत। 206 के अंतर्गत आपके 31 मार्च के बाद विनियोग विधेयक के पारित होने तक, विनियोग जब तक विधेयक है उसको पारित होने तक सरकार के व्यय हेतु आपकी अग्रिम धनराशि के रूप में लेखा अनुदान पारित किया जाता है और ये कुल बजट का राशि का कितना होता है? 1/6 होता है। विभागीय समितियों के द्वारा जांच, लेखा अनुदान पारित करने के उपरांत विधानसभा लगभग 3-4 सप्ताह आपकी क्या स्थगित हो जाती है और इस समय विधानसभा के द्वारा बजट की अनुदान मांगों पर जांच करते हुए गठित की गई समितियां इन मांगों की जांच करती है। विभागीय जो समितियां हैं, विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाती है। लेखा अनुदान आपके जो पारित करने के उपरांत है विधानसभा लगभग 3-4 सप्ताह तक आपकी क्या होती है? स्थगित हो जाती है। जो विभागीय समितियां हैं, विभागीय समितियों के द्वारा जांच, ये अनुदान आपको पारित करने के उपरांत विधानसभा लगभग 3-4 सप्ताह के लिए क्या होती है? स्थगित हो जाती है। और इस समय आपकी क्या विधानसभा के द्वारा बजट के अनुदान मांगों पर जाँच करते हुए गठित की गई समितियाँ इन मांगों की जाँच करती हैं। तो लेख अनुदान के पारित करने के उपरांत विधानसभा लगभग 3-4 सप्ताह के लिए क्या होती है? स्थगित होती है। और इस समय विधानसभा के द्वारा बजट की जो अनुदान मांगे हैं उन मांगों पर जांच करने हेतु गठित की गई जो समितियाँ हैं उन मांगों की जांच करती हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, इस सेक्टर में, उस सेक्टर में फलाना दिमाग का, मेरे इस क्षेत्र में ये लगवा दो, ठीक है ना। सारी चीज़ें अनुदान मांगों पर आपके मतदान होता है। फिर समिति के द्वारा सौंपी गई जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर विधानसभा में प्रत्येक विभाग की मांगों पर आपकी क्या मतदान होता है। मतदान केवल उन मांगों पर किया जाता है जो संचित निधि पर होते हैं, ठीक है। समय आपकी क्या है? विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव आपके प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान मांगों पर आपकी क्या है? ऐसे अब मतदान तो किस प्रकार का है? जो इसके पक्ष में हाँ में है वो हाथ खड़ा करे, मतलब हाँ कहे, जो इसके ना पक्ष में नहीं है वो ना कहे, ना कहते वाले कहते रहिए, बस तो इतना कह देंगे। हम फैसला लगभग हाँ के पक्ष में है तो ये पास किया जाता है, आप सोचते रहिए, ठीक है। अनुदान की मांगे, राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं कह सकते। राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी प्रकार की जो अनुदान है अनुदान पर मांग नहीं की जा सकती। सदन कार्य सलाहकार समिति के परामर्श से अनुदान की मांगों
मांगों पर आपके मतदान व चर्चा हेतु दिन का निर्धारण करता है। सदन है, सदन क्या है? सदन कार्य आपके जो सलाहकार समिति है उसके परामर्श से अनुदान की मांगों पर मतदान और चर्चा हेतु दिन का निर्धारण करता है। जब तक अध्यक्ष अनुमति ना दे कोई भी सदस्य किसी मांग के अनुदान को कम करने की 5 से अधिक प्रस्ताव की सूचना नहीं देगा। ठीक है ना, सदस्य किसी मांग के अनुदान को कम करने की के जहाँ से 5 से क्या अधिक प्रस्ताव की सूचना नहीं देगा। कटौती प्रस्ताव क्या? देखो, किसी मांग की राशि को कम करने हेतु 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। ये मजेदार है सुनना। एक होता है नीति अनुमोदन आपकी कटौती, मांग राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए, घटाकर क्या 1 रुपया कर दी जाए, ये नीति अनुमोदन होता है। मितव्ययता, मांग की राशि में उल्लेखनीय राशि की कमी की जाए। और एक होती है सांगतिक कटौती, जो मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए, ये किसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो सांकेतिक होगी किसी विशिष्ट आपकी शिकायत को प्रकट करने के लिए 100 रुपये की कमी की बात करता है। वहीं वित्तव्ययता आपकी कोई मांग की राशि उल्लेखित राशि को कम करने कहता है। वहीं नीति अनुमोदन आपकी कटौती है, मांग की राशि में 1 रुपये कम करने की बात कहता है। अनुदान मांगों को कम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इन प्रस्तावों पर आपके संशोधन नहीं कर सकते। अनुदान मांगों को कम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इन प्रस्तावों को संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुदान मांगों को कम करने का प्रस्ताव तो प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन संशोधन पर प्रस्ताव संशोधन नहीं किया जा सकता, परंतु क्या है, इन प्रस्तावों पर संशोधन नहीं किया जा सकता। विनियोग आपके विधेयक है 204 के अंतर्गत, 2004 लिख दिया ना, मुझे पता है, तो लो 4 कर दिया। विनियोग, विनियोग विधेयक ये इंपोर्टेंट विधेयक है। संचित निधि से कोई भी राशि विनियोग आपके विधेयक के माध्यम से निकाली जा सकती है। विनियोग आपके विधेयक इस प्रकार धन विधेयक ही होता है। ठीक है ना, विनियोग विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 204 के अंतर्गत आपके जो भी राशि निकालनी हुई विनियोग आपके विधेयक से ही संचित निधि से निकलेगी। वित्त विधेयक पारित होना, आगामी वित्त वर्ष के संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, बजट संबंधी जो प्रस्ताव है उनको लागू करने के लिए विधानसभा में वार्षिक वित्त आपके विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुदान देखें, 204 में आपके कौन सा देख लिया, वित्त अपने विनियोग विधेयक देखा। अब 205 में आपके अनुपूरक, अनुपूरक अनुदान, जब बजट में स्वीकृत धन किसी मद में कम पड़ जाए तो सरकार विधानसभा में क्या है, अनुपूरक अनुदान मांग रखती है। ठीक है ना, जब बजट में क्या है स्वीकृत धन है किसी मद में कम पड़ जाए तो सरकार विधानसभा में आपके अनुपूरक अनुदान मांग रखती है। अनुपूरक आपके अनुदान मांग कब रखी जाती है, जब अनुच्छेद 205 के अंतर्गत जब बजट में आपकी स्वीकृत धन किसी मद में कम पड़ जाए तो सरकार विधानसभा में अनुपूरक अनुदान रखती है। अतिरिक्त अधिक अनुदान है, ये भी 205 के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा या मद के लिए अनुदान की रकम से अधिक धन व्यय होने पर आपकी अतिरिक्त अनुदान की मांग करती हैं। अतिरिक्त अधिक भाई कहीं है कि वो तेल खत्म हो गया, कहीं आजकल के घी खत्म हो गया। ठीक है ना, तो सेवा या मद के लिए अनुदान की रकम से अधिक धन व्यय हो गया तो अतिरिक्त अनुदान वास्ते चाहिए। एक अनुपूरक अनुदान जगह क्या मद में कम पड़ जाए, ठीक है ना, एक तो अधिक खर्चों कर लियो बढ़ चाहिए, एक कम पड़ गया यार, ठीक है ना, जिंदा अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान। अगला अनुदान है आपके प्रत्यानुदान, 206 के अंतर्गत होता है। ये अभी वाले 205 में थे, ये 206 में, 204 हमने देखा। कभी कभी किसी मद की अनिश्चित प्रकृति के कारण कोई ऐसा आकस्मिक जरूरत उपस्थित हो जाए जिसे बजट के निर्धारित ढांचे में प्रस्तुत करना क्या है संभव नहीं होता है, तो ऐसी आवश्यकता है तो आपकी प्रत्यानुदान पारित किया जाता है, जिसे आपके ब्लैंक चेक की संज्ञा दी जाती है। कभी कभी ऐसे भी मद की अनिश्चित प्रकृति के कारण कोई आकस्मिक जरूरत पड़ जाती है तो ब्लैंक चेक की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रत्यानुदान हो गया। अपवाद अनुवाद आपकी ये अपवाद अनुदान होता है, ये अनुच्छेद 206 के अंतर्गत सरकार की भविष्य की योजनाओं से संबंधित जो खर्च होता है, अर्थात ऐसे खर्च जो वर्तमान वित्त वर्ष की किसी
मद से संबंधित नहीं है। सरकार की भविष्य की जो योजनाओं से संबंधित खर्च हैं, सरकार की क्या है, भविष्य की योजना से संबंधित खर्च हैं, अर्थात ऐसे खर्च जो वर्तमान वित्त वर्ष की किसी मद से संबंधित नहीं है, अपवाद अनुदान कहलाते हैं। सदन में कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर प्रतिवर्ष निम्न रिपोर्टों पर आपके चर्चा की जाती है। सदन में कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर प्रतिवर्ष अपने निम्न रिपोर्टों पर चर्चा की जाती है। ठीक है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग पर वार्षिक प्रतिवेदन, आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिवेदन, लोकायुक्त और उपालोकायुक्त का प्रतिवेदन। देखो, सदन में कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर प्रतिवर्ष निम्न आपकी रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। ठीक है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन होता है, आयुक्त और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिवेदन होता है, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त प्रतिवेदन होता है। ठीक है ना। और निम्नलिखित के आपके वार्षिक लेखे या रिपोर्ट भी शामिल होते हैं। किन किन के, देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण सहित, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण उत्पादन निगम लिमिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण सहित। ठीक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वार्षिक वित्तीय, ठीक है ना, अजमेर वाला, जोधपुर वाला साथ में। ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम हो गया, राजस्थान वित्त निगम हो गया, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम हो गया, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग आपके निगम हो गया, राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड हो गया, राजस्थान आवासन बोर्ड हो गया, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन हो गया, राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड हो गया, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक आपके मंडल हो गया। ये सारे इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान आवासन बोर्ड, राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम। ठीक है, निगम, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, राजस्थान राज्य वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये सारे इसमें प्रमुख रूप से शामिल रहने वाले हैं। अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति की राय में अन्य बोर्ड निगम या उपक्रम प्रतिवेदन को चर्चा हेतु उक्त आपके सूची में सम्मिलित कर सकता है। अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति की राय पर आपके अन्य बोर्ड निगम या उपक्रम की किसी भी प्रतिवेदन को अगर चर्चा में उक्त सूची में सम्मिलित करना चाहे तो कर सकेगा। अन्य तथ्य देखें तो राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन समिति नियम सर्वप्रथम 1956 में बनाए गए थे। ठीक है ना। तो ये फैक्ट अपना याद रखना कि राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन समिति नियम सर्वप्रथम 1956 में बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम है 1956 में बनाए गए थे। नवीन संस्करण 14वां नवीन संस्करण है वो 2014 में आया था। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 193 के प्रावधानों बिना शपथ बिना योग्यता के सदन में बैठने, मतदान करने पर उल्लंघन करने पर सख्ती या दंड का विनिश्चय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। अध्यक्ष के द्वारा 1 मास में 2 दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निष्पादन हेतु आपके आवंटित किए जाते हैं। ये भी याद रखना। चले, नेक्स्ट है सदन का नेता। थोड़ा समितियों से निकले, थोड़ा बोरिंग था वैसे समितियों का, लेकिन याद रखना सारी वो महिला वाली याद रखना, विशेष तौर पर वो याद रखना है जिसमें 9 ही सदस्य होते हैं। ठीक है ना। जो सदाचार समिति होती है, एक वो 10 वो जो वो पुस्तकालय वाले में जिसमें 10 सदस्य होते हैं वो वाली याद रखना। ठीक है ना। चले, सदन का नेता विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन में सदन के नेता का पद होता है। ठीक है, सदन के नेता का पद होता है। और सदन का नेता रेड किधर गया अपना फेवरेट। सदन का नेता सत्ता पक्ष से होता है। सदन का नेता सत्ता पक्ष से ही होगा। मुख्यमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो वह किसी भी सदन का नेता नहीं होता। जिस सदन का नेता मुख्यमंत्री नहीं होता उस सदन का नेता कोई ऐसा कैबिनेट मंत्री होता उस सदन का सदस्य हो। ठीक है ना। और इसका अर्थ ये है कि सदन का नेता होने के लिए किसी व्यक्ति का उस सदन का सदस्य होना आवश्यक है। देखो भाई, सदन होते हैं 2 सदन, एक विधान परिषद एक विधानसभा। देखो राजस्थान में तो नहीं है, आप आगे पड़े हुए हैं, जहाँ पर भी हैं विचारों के उनके हैं, तो वहाँ पर सदन का नेता वो होता है जो भी एक तो उसके सदन में शामिल होना चाहिए। ठीक है ना। विधानसभा का आपके विधान परिषद में नेता नहीं बन सकता और विधान परिषद वाला विधानसभा में नहीं बन सकता। समझे ना। चलिए, विधानसभा में बहुमत दल का नेता
मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, चाहे वह विधानसभा के सदस्य हो चाहे नहीं हो। विधानसभा में तो भाई उसका बहुमत होना ही चाहिए, उधर बहुमत नहीं है तो मामला डबाडब है। विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता विधानमंडल के दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेता का भी एक एक पद होता है। ये विपक्षी दल से संबंधित होता है। यह पद सबसे बड़ी विपक्ष दल को दिया जाता है जिसे सदन की कम से कम 10% सीटें प्राप्त हो। 10% तो कम कम प्राप्त होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अब राजस्थान में अपने कांग्रेस को है सबसे ज़्यादा, 10% भी है और सबसे ज़्यादा भी है, तभी टीकाराम जूली आपके विपक्ष की क्या है, नेता है, ठीक है। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ना, ठीक है। एकमात्र, वैसे महिला तो कितनी मुख्यमंत्री, एक ही तो ये। नेता प्रतिपक्ष से क्वेश्चन आ ही जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। ऐसा ही में आया था और बच्चों से नहीं हो पाया था। पहली विधानसभा हुई ना बच्चों, उसके जसवंत सिंह थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे। जसवंत सिंह पहली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे। कम से कम 10% तो आने चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं आपके, ठीक है ना। फिर है दूसरे कौन बने, दूसरे बने जसवंत सिंह। पहले भी जसवंत सिंह, दूसरे भी जसवंत सिंह, आदमी धाकड़ थे, नेता प्रतिपक्ष बन रहे थे। सेकंड में भी जसवंत सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह के बाद में तीसरे बनते हैं, तीसरी विधानसभा के कौन बनते हैं, लक्ष्मण सिंह। ये आपके प्रोटेम स्पीकर भी रहे हुए हैं लक्ष्मण सिंह, ये शायद अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं, क्लियर करके बताना है हमें। और लक्ष्मण सिंह चौथी के भी बने, पहली के जसवंत सिंह, दूसरी के भी जसवंत सिंह, थर्ड के लक्ष्मण सिंह, फोर्थ के भी लक्ष्मण सिंह और पांचवी के भी लक्ष्मण सिंह, फिफ्थ के भी लक्ष्मण सिंह। फिर बनते हैं बहुत सारे छठे में परसाराम मदेरणा बनते हैं, विपक्ष के नेता। राम नारायण चौधरी जी बनते हैं और लक्ष्मण सिंह जी भी बनते हैं वापस। तो सिक्स्थ में भी लक्ष्मण सिंह दिए थे, लेकिन साथ में परसाराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी, ये भी इनके साथ में जुड़ गए थे। सातवें में है भैरव सिंह शेखावत। ये वो व्यक्ति हो गए जो मुख्यमंत्री भी हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। और भैरव सिंह शेखावत आपके क्या बन रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आपके प्रतिपक्ष नेता भी बन रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत यहाँ पर आपके 8वीं के भी थे, लेकिन फिर प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा थे, ये भी आपके 8वीं के क्या थे, 8वीं के आपके विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष। 9वीं के कौन है, 9वीं के हरिदेव जोशी, 9th के हरिदेव जोशी। पहली के जसवंत सिंह, दूसरे के जसवंत सिंह, तीसरे के कौन है, तीसरे के लक्ष्मण सिंह, चौथे के लक्ष्मण सिंह, 5वें के लक्ष्मण सिंह, छठे के कौन है, छठे के लक्ष्मण सिंह भी है साथ में, लेकिन छठे में परसाराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी भी है, 7वें भैरव सिंह, 8वें में भैरव सिंह, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा भी है साथ में, 9वें में हरिदेव जोशी, 10वें में कौन है, 10वें में है परसाराम मदेरणा। 6th में भी थे ना ये, और लेकिन 10th में भी है। भैरव सिंह शेखावत है, गुलाबचंद कटारिया है 11th में, गुलाबचंद कटारिया आगे और बढ़ेंगे। भैरव सिंह शेखावत तो 7वीं में भी थे, 7th में। बीडी कल्ला और रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी ये 12th में थे। बीडी कल्ला भी है यहाँ पर अध्यक्ष, सॉरी नेता प्रतिपक्ष। रामनारायण चौधरी वापस बन रहे हैं, ये 6th में थे ना, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहे हैं 12th में भी। 13वीं में वसुंधरा राजे, ऐसे मुख्यमंत्री जिसमें ये भी शामिल है, देख लो, वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया। वसुंधरा राजे और आपके एक कौन हो गया, और हमने देखा पीछे जस्ट कौन सा, भैरव सिंह शेखावत देखा। फिर 14वें में रामेश्वर डूडी, जिनकी हाल में मृत्यु हो गई थी, नोखा से हैं ये। गुलाबचंद कटारिया 15वीं के, राजेंद्र सिंह राठौड़ ये आपके रहे थे। रामेश्वर डूडी 14वें के, 15वें के गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र सिंह राठौड़। वर्तमान में कौन है, 16वीं के टीकाराम जूली। प्रथम विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन बने, जसवंत सिंह। लक्ष्मण सिंह, जसवंत सिंह बने पहले के, दूसरे भी जसवंत सिंह है, लेकिन सर्वाधिक है लक्ष्मण सिंह, सर्वाधिक 4 बार 4 टाइम आपकी क्या बने, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने ये। और वसुंधरा राजे 13वीं विधानसभा में राज्य की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी, पहली ही महिला। इनके 12वीं में जो सुमित्रा हैं, सुमित्रा जी आपके प्रमुख रूप से अध्यक्ष बनती हैं, वो पहली अध्यक्ष हैं। भैरव सिंह शेखावत और हाँ एक हरिदेव जोशी भूल गया था, और वसुंधरा राजे, ये विधानसभा के ऐसे नेता प्रतिपक्ष रहे जो आपके मुख्यमंत्री भी रहे। ये तो 2 टाइम बने, ये 1 टाइम बने, ये भी 1 टाइम बने, ठीक है ना। ये 13वीं में थे,
ये हरिदेव जोशी कितने में थे? 9th में थे। ये 7th और 8th में भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। छठी और 12वीं विधानसभा सबसे ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष वाली थी। हमने देखा था भैरव सिंह, सॉरी 12वीं में कौन सी थी? 12वीं तो अपनी थी ये वसुंधरा राजे के टाइम पे, जिसमें आपके हाँ बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी। राजस्थान विशेष के तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो देखें। राजस्थान विशेष से संबंधित तथ्य देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र राजस्थान विधानसभा, राजस्थान में कुल पूर्व मिला के आपके 25 लोकसभा की सीटें और 200 विधानसभा के क्षेत्र हैं। ठीक है ना, 10 राज्यसभा की सीटें भी हैं, ये भी बता देते हैं। जैसलमेर है, ये जैसलमेर आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और सादुल शहर है गंगानगर का, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1। जोटवाड़ा जयपुर सर्वाधिक पंजीकृत आपके मतदाता वाला है। किशनपोल जयपुर सबसे कम पंजीकृत मतदाता वाला है। अजमेर उत्तर आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 100। मनोर थाना झालावाड़ है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200। क्या फैक्ट छूटा आपके पीछे? सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है जयपुर 19। प्रतापगढ़ और जैसलमेर वाले हैं कम वाले, दो वाले ही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर। पंजीकृत आपके सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता वाला कौन सा हो गया? जोटवाड़ा जयपुर। और कम वाला भी इधर का ही है, किशनपोल जयपुर। सर्वाधिक महिला मतदाता वाला है जोटवाड़ा जयपुर। ठीक है ना, सर्वाधिक मतदाता वाला ये आपके महिला मतदाता वाला है सर्वाधिक। सबसे कम महिला मतदाता है आपके किशनपोल जयपुर, यही आपके कम वाला ये महिला वाला है। पहले वाला है सादुलू शहर गंगानगर, 100वां है अजमेर उत्तर वाला, और मनोर थाना झालावाड़ वाला है 200 वाला क्रमांक हो गया। ठीक है। 16वीं विधानसभा दिसंबर 2023 से लगातार अब तक चल रही है, इसके बारे में गप्पे मारते हैं। चलिए, आम चुनाव से पूर्व विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य में अपने 16 से 22 नवंबर तक आपके सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। और विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया। 2023 वाले चुनाव के लिए दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार के लिए आपकी स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुविधा पोर्टल लॉन्च किया था। केंद्रीय चुनाव आयोग था, चुनाव संबंधी जो कार्य थे, उनकी प्रक्रियाएं थी, उनको प्रभावी बनाने हेतु आपकी सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था। विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार खर्च की सीमा आपकी 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की गई थी। तो विधानसभा का चुनाव 2023 में उम्मीदवार खर्च की सीमा क्या थी? 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की गई थी। विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार खर्च की सीमा कितनी? 28 लाख से बढ़ाकर आपके 40 लाख की गई थी। ये भी याद रखना है, 28 से 40 की गई थी। वोट फ्रॉम होम सुविधा के तहत दिव्यांग भारत शर्मा के पोस्टल बैलेट के पहला वोट किया था। तो वोट फ्रॉम आपके होम सुविधा के तहत दिव्यांग भारत शर्मा ने, दिव्यांग भारत शर्मा पोस्टल बैलेट से अपने पहला वोट दिया था। ठीक है ना। होम वोटिंग के बारे में बात करें तो निर्वाचन विभाग ने लोकतंत्र में दिव्यांगों और बुजुर्गों की भागीदारी सुरक्षित करने हेतु राजस्थान में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता के लिए 40% आपके विकलांग मतदाता वाले और कोविड-19 संक्रमित मतदाताओं के लिए पहली बार होम आपके वोटिंग सुविधा प्रारंभ की गई थी। होम वोटिंग समझ गए। 80+, 40+ आपके 40% विकलांग और कोविड-19 से प्रभावित थे। विधानसभा क्षेत्र के समय यहाँ पर सामान्य जानकारी देखें तो सामान्यतः आपकी 141 सीटें थी। अनुसूचित जाति
की 34 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें, 34 आरक्षण है, 25 आरक्षण है और सामान्य 141 थी। ठीक है ना, 34 याद रखना, 25 याद रखना, टोटल थी 200। ठीक। अधिसूचना जारी हुई थी 30 अक्टूबर 2023 को। मतदाता थे कुल आपके 5,29,31,000, ये क्या था, सॉरी 52 करोड़ कुल मतदाता। ये तो मामला गफ लग रहा है भाई, इतने तो जनसंख्या नहीं है। 529 याद रखना। ठीक है ना। मतदान केंद्र थे 52,139। ठीक है ना। मतदान देखो 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में 199 सीटों पर आपके 16वीं विधानसभा के आम चुनाव हुए। 199 सीटों पे हुए। एक आपके करणपुरा गंगानगर के आपके करणपुर सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नू आपके कुन्नर हैं, इनका मृत्यु हो गया था। इस कारण से चुनाव स्थगित हो गए थे और इस पर 5 जनवरी 2024 को आपके उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी आपके रुपेंद्र सिंह कुन्नर क्या थे, इनके बेटे थे, ठीक है ना, गुरमीत के, ये विजय हुए थे और मंत्री जी के साथ धोखा हो गया था। आम चुनाव के कुल प्रत्याशी देखें 1885 कुल प्रत्याशी थे। सर्वाधिक 199 तो जयपुर से धमके थे और 14 तो आपके न्यूनतम देखे 14 और 14 प्रतापगढ़ से और 16 जैसलमेर से धमके थे। ठीक है ना। और महिला प्रत्याशी थी 183। यहाँ पर भी देखो भेदभाव दिख रहा है। 1875 थे टोटल। 2018 में 189 महिलाएं थी, तो 6 महिलाएं कम हुई है भाई। प्रत्याशी क्या कर रहे हो, जो अब तक की क्या थी, सर्वाधिक थी 2018 में 189 महिलाएं थी, खड़ी हो गई थी। और खड़ा करो भाई, 10-10 हज़ार का खर्चा करो कुछ। सर्वाधिक प्रत्याशी आपके झोटवाड़ा विधानसभा से 18 प्रत्याशी, सर्वाधिक प्रत्याशी झोटवाड़ा विधानसभा से 18 खड़े हो गए थे। सबसे कम प्रत्याशी लालसोट से 3 ही प्रत्याशी थे, तो लालसोट से 3 और झोटवाड़ा विधानसभा से 18। सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ था शेरगांव सिरोही। सर्वाधिक नोटा यूज हुआ था उदयपुर के आपके जाडोल विधानसभा में, जाडोल में झाड़ दिया था नोटा से। आम चुनाव में भाग लेने वाले दलों की संख्या देखें तो राष्ट्रीय दल कितने थे, 5 राष्ट्रीय दल कूदे थे। एक कांग्रेस थी, एक बीजेपी थी, एक तो शायद ये इसको मिले भाई क्या, राज्य दल था 1 और अन्य राज्य से आए थे 7। राज्य दल राजस्थान का 1 था और राज्य दल अपने अन्य राज्यों से आए थे 7। ठीक है। पंजीकृत दल कितने थे, 66 और कुल दल कितने थे, 79, क्योंकि पंजीकृत वाले बहुत आगे थे। केंद्रीय वाले तो 5 थे। राजस्थान राज्य से आपने 1 ही था और बाहर से 7 आ गए थे। राजस्थान का राज्य का दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी था। राजस्थान का राज्य दल था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, RLP है भाई, समझे ना। मतगणना या परिणाम देखे तो 3 दिसंबर 2023 को ये काढ़ा दिन, मतलब ये जो रात आई, कुछ के लिए हार आई तो कुछ के लिए जीत आई। ठीक है। मतगणना केंद्र थे वो 36 थे। कुल मतदान प्रतिशत आपके ईवीएम और पोस्टल के मिलाकर 75.3% हुए थे, 75.33%। कुल मतदाता जिन्होंने मतदान किया 3,98,74,606। ठीक है ना। और जो ईवीएम से थे 3,94,07,663 और पोस्टल बैलेट से थे 46,000, सॉरी इसमें भी गलत बता रहा हूँ, 4,66,943। ठीक है। ईवीएम आधारित मतदान से संबंधित आंकड़े देखें तो 74.65% थे और महिलाएं मतदान थी 74.74। कुल पुरुष मतदान थे 74.57%। यहाँ पर महिला जीती है, लो ज़्यादा अपने। कुल ट्रांसजेंडर का मतदान प्रतिशत हुआ 57.05%। कुल मतदान प्रतिशत था 74.65%। ये आपके उसका मशीन से। ठीक है ना। मताधिकार का प्रयोग करने का कुल मतदाता देखे तो महिलाएं थी और ये पुरुष थे। थर्ड जेंडर था 356। मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल मतदाता 1,89,19,446 महिलाएं। पुरुष कितने, पुरुष हुए थे अपने 2,04,87,861। मतदाता प्रतिशत देखे 75.33%। सर्वाधिक आपके विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखिए कुशलगढ़ में सर्वाधिक मतदान हुआ था आपके
पोकरण में भी बहुत अच्छा खासा हुआ था, 88% हुआ था। न्यूनतम हुआ था अहोर में 61% ही, और मारवाड़ जंक्शन में हुआ था 61% में ही। ठीक है, जिला देखे, जिला सर्वाधिक हुआ था आपके बांसवाड़ा में, हनुमानगढ़ में। न्यूनतम हुआ था पाली में 66.19%। ये क्या कारण है भाई, इतना क्या काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर वोटिंग। ईवीएम ग्रामीण मतदान प्रतिशत देखे तो 71% हुआ, और शहरी देखो 71.26% ही है। सर्वाधिक यहाँ पर बांसवाड़ा हनुमानगढ़ है, पाली न्यूनतम है। सर्वाधिक आपके शहरी में हनुमानगढ़ है, न्यूनतम में सिरोही है और डूंगरपुर है। लिंगवार मतदान देखें तो सर्वाधिक मतदान प्रतिशत पुरुषों का रहा है कुशलगढ़ में, और महिलाओं का रहा है पोकरण में। न्यूनतम रहा है पुरुष में आपके अहोर में, और महिलाओं का रहा है जोधपुर में। वर्ष 2018 की तुलना में 2023 में चुनाव में मतदान की जो प्रतिशत है वो 0.61% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतदान प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में, और मतदान प्रतिशत में सर्वाधिक कमी हुई है 7.15% की फलोदी में। फलोदी वाले बेचारे थके हैं, वही क्या बोलो, नहीं बोलूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दलवार जीती गई सीट और वोट शेयर परसेंट देखते हैं। यहाँ पर दल के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर जीती है, वोट शेयर होता है 42.10%। कांग्रेस का होता है 69 पे आपके 39.36%। ठीक है ना। वर्तमान सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की 118 और कांग्रेस की 2 का चपेट बच गया 67 है। ठीक है ना। और भारतीय आदिवासी पार्टी BTP 3 आम चुनाव में हुए थे, अब वर्तमान में 4, एक उपचुनाव जीत गए। 2.36% आपके वोट शेयर के लिए इन्होंने। बहुजन समाज पार्टी है, 2 सीटें आई और 2 ही वर्तमान में है। 1 पॉइंट आपके 83% इन्होंने सीट चुनाव जीत। RLD है, राष्ट्रीय लोक दल है, जिसने 1 सीट पे लड़ा और 1 सीट आज वर्तमान में है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, 1 सीट पे जीत पाए और वर्तमान में 0 हो गई। 2.40% इन्होंने चुनाव में आपके मत तो लिया, लेकिन क्या है, क्या बोलूँ कि 1 हैं अब 0 हो गए हैं। निर्दलीय 8 जीते 8 बैठे हैं, 7.48% चुनाव में इन्होंने मत लिए थे। अच्छा खासा मत लिया भाई, तीसरे नंबर पे यही है ना। हाँ, कुल आपके 199 और वर्तमान में 200 होंगे पूरे। अंतः 12 में विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवर लाल के आपके निर्हित होने के कारण यह सीट खाली हो गई थी। कंवर लाल ने आपके SDM को एक बार पिस्तौल दिखा दी थी, तो फिर इनको सीट खाली करनी पड़ गई भाई साहब। कोर्ट नहीं छोड़ता कभी कभी। जिस पर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विधायक बने हैं भाई जी, 25/5/2025 से खाली हुई थी। ठीक है ना। उपचुनाव अभी हुए थे, सर्दियों में हुए थे 2025 में एंडिंग में। करणपुरा सीट पर आपके हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर विजय हो रहे थे। करणपुर सीट पर हुए आपके उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर विजय रहे थे। लोकसभा आम चुनाव 2024 में खिमसर विधायक हनुमान बेनीवाल RLP, झुंझुनू से विधायक ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस से, दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से, चौरासी डूंगरपुर से विधायक राजकुमार रौत बापू पार्टी से, देवली उनियारा टोंक से विधायक हरीश चंद्र मीणा कांग्रेस से लोकसभा में निर्वाचित होने पर ये 5 सीटें खाली हो गई। बागीदोरा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बाप के आपके जयकृष्ण पटेल ने जीत दर्ज करी, और सलूम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा भाजपा और रामगढ़ से विधायक जुबेर खान कांग्रेस के निधन होने से ये दोनों सीटें खाली है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव अक्टूबर-नवंबर 2024 झुंझुनू में हुआ। आपके नवनिर्वाचित विधायक व पार्टी देखे राजेंद्र बाबू भाजपा, और प्रतिद्वंदी या पार्टी थे अमित ओला। दूसरे रामगढ़ से सुखवंत सिंह आए भाजपा से, और आर्यन जुबेर कांग्रेस के आपके विपक्षी थे। और दौसा से जीते दीनदयाल कांग्रेस से, जगमोहन भाजपा वाले बैठे रह गए। देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर भाजपा से जीते, नरेंद्र मीणा निर्दलीय रह गए। ठीक है। खींवसर से रेवंत राम डांगा भाजपा से जीत गए थे, और कनिका बेनीवाल RLP से देखते रह गए। सलूम्बर से आपके शांता अमृतलाल मीणा भाजपा से जीती, और जितेश कुमार कटारा बाप से देखते रह गए। और 84 से अनिल कुमार कटारा बाप से जीते, और कारीलाल भाजपा वाले देखते रह गए, कारी देते रह गए। महिला प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें तो 16वीं विधानसभा 2023 में 183 महिला प्रत्याशी थी, और 2023 में केवल 20 महिला विधायक बनी। 2013 में 28 सर्वाधिक थी, और 2018 में 27 से कम है।
ठीक है ना, 27 2018 में। 2023 चुनाव में महिलाएं 2023 में केवल 20 ही महिलाएं विधायक बनी, ठीक है ना। 2013 में सबसे ज़्यादा 28 और 2018 में 27। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 21 महिला विधायक हैं और कुल महिला विधायक 21। भारतीय जनता पार्टी से 10 हैं, कांग्रेस से 9 हैं, निर्दलीय से 2 हैं। 10-9-2 4 जनरल से हैं, 3 एससी हैं और 2 एसटी से हैं कांग्रेस की। जनरल से 6, एससी से 3, एसटी से 1। भाजपा इतना कंट्रोल नहीं पाई, इतना नहीं पढ़ना है। दलवार आपकी दलवार जीती गई महिला विधायक देखिए तो दिया कुमारी आपकी जीती, और दिया कुमारी, अनीता बदेल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, सिद्धि कुमारी, नौक्सम आपके चौधरी, मंजू बागवार, शोभा चौहान, कल्पना देवी, शांता अमृतलाल, ये बीजेपी से। शिखा मोल बराला, शोभावती कुशवाहा, गीता बरवड़, सुशीला डूडी, इंदिरा मीणा, अनीता जाट, रमीला खड़िया, रीटा चौधरी और आपकी शिमला देवी ये कांग्रेस से हैं। निर्दलीय से है रितु बनावत और प्रियंका चौधरी। सर्वाधिक आपके 189 महिला प्रत्याशी 15वीं विधानसभा आपके 2018 चुनाव में भाग लिया था। अब तक न्यूनतम महिला प्रत्याशी पहली विधानसभा में 1952 में, जिसकी संख्या केवल 4 ही थी भाग लेने वाली। अन्य विशेष तथ्य देखें तो सबसे बड़ी जीत आपकी विद्याधर नगर आपकी विधानसभा के दिया कुमारी ने 71,368 वोट से जीती थी। कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। सबसे कम अंतर की बात करें तो कोटपुतली विधानसभा में रहा प्रत्याशी हंसराज पटेल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 321 वोटों से हराया है। हंसराज पटेल ने हंस लिए भाई आप 321 से। सबसे बुजुर्ग विधायक है हरिमोहन शर्मा, बूंदी के हैं कांग्रेस के, और सबसे युवा है रविंदर सिंह भाटी, 25 वर्ष के, शिव विधानसभा से निर्दलीय हैं। कालीचरण सर्राफ भाजपा के वरिष्ठ आपके विधायक हैं जो 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। कालीचरण सर्राफ आपके भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। प्रोटेम स्पीकर भी आपके कालीचरण सर्राफ को बनाया गया था। भारत आदिवासी पार्टी एक नज़र में क्यों स्थापना हुई 10 सितंबर 2023। राजकुमार रोत इनके संस्थापक हैं। मोहन लाल रोत अध्यक्ष बने। मुख्यालय डूंगरपुर में है। लोकसभा की सीट राजकुमार रोत के नाम 1 सीट है। राजस्थान विधानसभा में 4 सीटों के लिए 4 सीटें इनके पास हैं। 16वीं विधानसभा का प्रारंभ देखिए। नवनिर्वाचित विधानसभा के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा ने 15 दिसंबर 2023 को रामनिवास बाग जयपुर में राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र के समक्ष शपथ ग्रहण की, और जिनके मंत्रिपरिषद ने 30 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण की। 30 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण की। इन्होंने 15 दिसंबर को कर ली। 16वीं विधानसभा के सदस्यों ने 20 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण करी। 16वीं विधानसभा के सदस्यों ने 20 दिसंबर 2023 को अपने क्या है शपथ ग्रहण करी। 30 तारीख को क्या है मंत्रिपरिषद ने शपथ ग्रहण करी। 16वीं विधानसभा की में अब तक आपके सत्र देखें तो प्रथम सत्र आपके 20 सितंबर से 20 दिसंबर 2023 से 8 फरवरी 2024 तक 8 बैठकें हुई। द्वितीय सत्र में 3 जुलाई से 2024 से 6 अगस्त 2024 तक 22 बैठकें। तृतीय सत्र में 31 जनवरी 2025 से 24 मार्च 2025 तक 24 बैठकें हुई, और 1 सितंबर से चौथी हुई। ये कभी आगे होगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। 16वीं विधानसभा के आपके पदाधिकारी राज्यपाल देखो कलराज मिश्र हैं जो राज्यपाल है आपके 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी है। वर्तमान में आपके कौन बने हरिबाबू किशन राव बागड़े। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ मालवीय नगर जयपुर से चुन के आए हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो अजमेर उत्तर से आपके हैं जो 100वीं विधानसभा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगनेर जयपुर से चुन के आए हुए हैं, और उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जो विद्याधर नगर जयपुर से हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीती 71,000 से। प्रेमचंद आपके बेरवा दूदू से हैं, और विधानसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली जो अलवर के ग्रामीण से आए हुए हैं। सरकारी आपके मुख्य सचेतक कौन है जोगेश्वर गर्ग हैं जालोर से। सरकारी मुख्य सचेतक हैं आपके कौन गर्ग जोगेश्वर गर्ग जालोर वाले। पहली विधानसभा 1952 से 57 तक चली।
प्रथम विधानसभा में 140 विधानसभा क्षेत्र थे, जिनमें से 20 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्यीय आपके थे, और इस प्रकार प्रथम विधानसभा में कुल 160 थे। एकल आपके प्रथम विधानसभा में 140 विधानसभा क्षेत्र थे और 20 विधानसभा क्षेत्र से आपके द्विसदस्यीय थे, ठीक है ना। और सदस्य संख्या हो गई 160, जिनमें 139 विधानसभा क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिए, एक विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। एक सीट पूरी आरक्षित थी अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। अजमेर मेरवाड़ा के लिए पृथक से 30 सदस्यीय विधानसभा थी, जिसे धारासभा के नाम से जानते हैं, और 6 द्विसदस्यीय आपकी थी और 18 एकल थी, ठीक है। तो द्विसदस्यीय हो गई। प्रथम विधानसभा में एक बात याद रखना, 140 तो विधानसभा क्षेत्र थे, जिनमें से 20 तो विधानसभा क्षेत्र क्या थे, द्विसदस्यीय थे। 140 थे टोटल, तो 130 आपके सिंगल वाले हो गए, नहीं 120 हो गए सिंगल वाले, 120 सिंगल वाले हो गए ना 140 में से, और द्विसदस्यीय वाले हो गए आपके कितने 20, यानी कि 140। तो 20 का हो गया 40, और 120 वाले वो 120 है 40 160, ठीक है, ये समझ में आई ना बात। ठीक है, यहाँ पर द्विसदस्यीय थी 6, तो 6 की होगी 12, और ये 18 होगी एकल सदस्य वाली, तो 18 और 12 30। अजमेर की धारा सभा की बैठक 4 से 6 अप्रैल 1956 को राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पर विचार करने के लिए हुई, और इसने नवंबर 1956 को अजमेर राज्य के राजस्थान राज्य में विलय को मंजूरी दे दी, और इसके विधानसभा के सदस्यों की आपके प्रथम राजस्थान राज्य विधानसभा के शेष आपके कार्यकाल के लिए विधिवत सदस्य माना गया। और प्रथम विधानसभा के सदस्यों ने शपथ 23 फरवरी 1952 को ली, ये याद रखना, 23 फरवरी 1952 को शपथ ले ली थी। और प्रथम विधानसभा के समय सभी सदस्यों को राज प्रमुख सवाई मान सिंह ने शपथ दिलवाई थी, ये भी याद रखना। प्रथम बैठक 1952 में 29 मार्च को हुई, 23 फरवरी को अपनी शपथ ले ली सवाई मान सिंह जी के देखरेख में। 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मान सिंह टाउन हॉल में आपके संपन्न हुई, और इसी टाउन हॉल के बाद में ही विधानसभा का रूप दे दिया गया। और प्रथम विधानसभा में दलीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। 160 थी, 160 में तो ये 82 तो हमने कौन ले आ गया, कांग्रेस। 8 जनसंघ, 2 हिंदू महासभा, 1 समाजवादी, 24 राम राज्य परिषद, कर्षक प्रजा पार्टी 7, निर्दलीय 35, कर्षक मजदूर आपकी प्रजा पार्टी 1, कुल कितना 160। कुल मतदान हुआ परसेंट में 36.69%, 36.69%, ठीक है। इस विधानसभा के चुनाव में भरतलाल मलराना चौड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे, भाई साहब भरतलाल, कोई सामने खड़ा भी नहीं हुआ मलराना चौड़ा विधानसभा क्षेत्र से। 82 कांग्रेस से थे, 8 जनसंघ से थे, 2 हिंदू महासभा से थे, 2 समाजवादी दल से थे, राम राज्य से 24 थे, कर्षक प्रजा पार्टी थी उसे भी 7 आए थे, कर्षक मजदूर पार्टी थी उसे 1 थे, निर्दलीय 35 थे, ये बात याद रखना। 36.69% आपकी वोटिंग हुई थी। और मोहनलाल सुखाड़िया तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। एक सेकंड, उससे अब यहाँ पर देखना पदाधिकारी देखना, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन बने, टीकाराम पालीवाल। बड़ी मजे की बात है, जयनारायण व्यास अपने मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन गप हो गई क्या कि जयनारायण व्यास आपके मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, चुनाव हार गए, और जब चुनाव हार गए तो टीकाराम पालीवाल को बनाना पड़ गया। और निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने फरवरी 1952 से लेकर अक्टूबर 1952 तक 5-6 महीने मजे लिए। फिर जयनारायण व्यास वापस आ ही गए, गड़गड़े कहाँ से, एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों ही हुए। 1952 से लेकर 54 तक रहे। फिर इन्हें हटवा दिया गया कि भाई साहब ये थोड़े अकड़ी थे, ठीक है ना। तो मोहनलाल सुखाड़िया को बना दिया गया 1954 से लेकर 1971 तक, बहुत लंबे कार्यकाल तक रहे थे ये। नरोत्तम लाल जोशी 17 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे मुख्यमंत्री, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्यकाल आज तक मोहनलाल सुखाड़िया का ही है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी बने, और उपाध्यक्ष बने लाल सिंह सक्तावत। जुनून से निर्वाचित थे आपके नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है ना। और नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह बने, निर्दलीय थे ये। और तान सिंह भी साथ में नेता प्रतिपक्ष थे आपके, तान सिंह और जसवंत सिंह,
तो नेता प्रतिपक्ष आपको जसवंत सिंह ऑप्शन में आएगा, तो ये ध्यान रखना। प्रथम विधानसभा मंत्री परिषद देखे तो मुख्यमंत्री बने आपके टीकाराम पालीवाल, रामकिशोर व्यास, रामकरण जोशी, नाथूराम मिर्धा, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, भोलेनाथ, अमृतलाल यादव, ये मंत्री बने थे। रामकरण जोशी, नाथूराम शर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर आगे जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। भोगीलाल पांड्या भी शामिल थे, भोलेनाथ थे, अमृतलाल यादव थे, रामकिशोर व्यास थे। महिला प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें तो 4 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, लेकिन बेचारी एक भी महिला जीत नहीं पाई 1952 में। लेकिन 53 में बाजी पलटी, तो बांसवाड़े से यशोदा देवी आपने चुनाव लड़ी और पहली राजस्थान की विधानसभा की सदस्य, महिला सदस्य बनी, यानी कि पहली एमएलए राजस्थान की पहली महिला एमएलए कौन बनी? यशोदा देवी बनी 1953 में बांसवाड़ा से। 1954 में कमला बेनीवाल राजस्थान की दूसरी महिला विधायक बनती हैं विराटनगर उपचुनाव में, और साथ ही राजस्थान की प्रथम महिला महिला मंत्री है और उप मुख्यमंत्री भी रही है, ये भी बनी, ठीक है ना। तो बहुत गर्व की बात है कमला बेनीवाल जी आपके लिए। निर्विरोध चुने गए सदस्य, प्रथम विधानसभा चुनाव में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। घासीराम यादव मंडावर विधानसभा क्षेत्र से, हजारीलाल, हरिराम, संपतराम, जयचंद, दीनबंधु, लक्ष्मण आपके भील, ये घासीराम मंडावर से थे, हजारीलाल आपके कोटपुतली विधानसभा से थे, हरिराम बागीदोरा विधानसभा से थे, संपतराम लक्ष्मण आपके राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से थे, जयचंद आपके बड़ी सादड़ी कपासम विधानसभा क्षेत्र से थे, दीनबंधु आपके सेरा विधानसभा क्षेत्र से थे, लक्ष्मण आपके भील थे, ये शारदा सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र से थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवड़ा विलेज से विधानसभा सदस्यों की संख्या 190 हो गई और प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 आपके क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक आपके 17 क्षेत्रों में क्या हुए? उपचुनाव हुए। इस विधानसभा के आपके कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए, 303 बैठकें हुई। इस विधानसभा में कुल आपके कितने 12 अधिवेशन बुलाए गए और 303 बैठकें हुई और एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। तो 17 क्षेत्रों में आपके उपचुनाव हुए। प्रथम में सर्वाधिक बार हुए, 17 बार उपचुनाव हुए थे इस समय, और विधानसभा के कुल आपके 12 अधिवेशन बुलाए गए, 303 बैठकें हुई थी, इसमें एक बार अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। अब दूसरी विधानसभा के बारे में बात करेंगे। दूसरी विधानसभा की बात करते हैं 1957 से लेकर 1962 तक चलती है। देखो इस समय मुख्यमंत्री अपने चेंज हो गए थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बन गए थे। चुनाव से पूर्व विधानसभा सीटों की संख्या के परिसमन हुआ, 190 हो गई थी, लेकिन परिसमन के बाद में जपेट बच गया, 176 हो गई। इस विधानसभा के चुनाव के कुल 136 क्षेत्र थे, जिनमें से 40 द्विसदनीय से थे और 96 थे एकल सदस्य। तो 40 और 96 कुल 136 विधानसभा क्षेत्रों में से सामान्य वर्ग के लिए 92 सभी एकल सदस्य थे और अनुसूचित जाति के लिए आपके 28 सभी द्विसदनीय आपके द्विसदस्यीय थे। अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 16 जो 12 द्विसदस्यीय थे और 4 एकल सदस्य थे, विधानसभा क्षेत्र आरक्षित थे। तो 136 विधानसभा क्षेत्र में से सामान्य वर्ग के आपने कितने 92, अनुसूचित जाति के लिए 28, जनजाति के लिए 16। इस विधानसभा में कांग्रेस ने 119 सीटों के साथ सरकार बनाई और 17 सीटों के साथ राम राज्य परिषद सबसे बड़ा विपक्षी दल रहा। आज तक सर्वाधिक आपकी विधानसभा बैठकें हुई 306 हुई और आयोजन दूसरा विधानसभा में हुआ। सर्वाधिक बैठकें इसी में हुई अपने 306 और सर्वाधिक मिनटों के लिए हुई, ये भी याद रखना। 1685 समथिंग कुछ मिनट से घंटे हैं, सॉरी। हाँ, एक बार आपके अविश्वास प्रस्ताव भी इसमें भी लाया गया। निर्विरोध चुने गए सदस्य हैं इसमें आपके हरिकिशन है जो राजगढ़ विधानसभा से थे, दामोदरलाल व्यास थे, धन्नालाल हरित थे, भीखाबाई थे और चुनीलाल थे जो राय सिंह नगर से थे, और भीखाबाई थे आपके सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, धन्नालाल आपके हरित थे या छाबड़ा से, और दामोदर लाल आपके मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से। 1962 से लेकर 67 तक आपकी
तीसरी विधानसभा आती है जिसमें कुल 176 आपके इसमें भी सीटें थी और विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्र एकल आपके सदस्य ही थे। इसमें ये द्विवाड़ा खत्म ही हो गया था, जिसमें एकल सदस्य थे सारे के सारे 176 विधानसभा क्षेत्रों में 27 आपके अनुसूचित जाति और 19 जनजाति के लिए आरक्षित थे। पिछले में 28 थी, इसमें 27 हो गई, ठीक है। और इसमें आपके 16 थी और इसमें कितनी हो गई, इसमें 19 हो गई, ठीक है। तो 27 और 19, 89 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई और 36 सीटें अपने जीतकर स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ा आपकी विपक्षी दल रहा। तो तीसरे में कौन है, एक ना स्वतंत्र आपकी पार्टी, विपक्षी दल रहा। कितनी सीटें जीता, 36। सॉरी, ये वाला फैक्ट था ना कि भरतलाल थे, ये भरतलाल आपके मदराना चौड़ा विधानसभा क्षेत्र से थे। ये भरतलाल आपके क्या निर्विरोध चुने गए थे, कौन सी, तीसरी विधानसभा क्षेत्र में, तीसरी विधानसभा में, ठीक है। और मोहनलाल सुगाड़िया तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे और सर्वाधिक आपके 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वाधिक आपके अविश्वास प्रस्ताव इसी समय लेके आया गया था जब तीसरी विधानसभा चल रही थी। तीसरी विधानसभा में 5 बार आपके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। फिर चौथी विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं, 1967 से लेकर 1972 तक चलती हैं। इस विधानसभा के सदस्य 176 से बढ़कर अब 184 कर दी गई, जिनमें से आपके 30 अनुसूचित और 21 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी। चौथी विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस ने 89 आपकी सीटें जीती वापस और राज्यपाल संपूर्णानंद ने स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बाद में दूसरी पार्टियों के विधायकों से कांग्रेस में मिल जाने के कारण 103 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बन गया, जबकि स्वतंत्र पार्टी आपकी 48 सीटों पर विजय प्राप्त की। संपूर्णानंद का कार्यकाल पूरा होने पर सरदार हुकुम सिंह ने अप्रैल में कार्यभार संभाला और बहुमत सिद्ध हो जाने पर आपके मोहनलाल सुगाड़िया को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की आपकी व्यवस्था की गई। पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की आपकी 4th टर्म में, जो 4th विधानसभा थी, उसमें इनका व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय नेतृत्व में निर्देशन पर आपके मोहनलाल सुगाड़िया ने त्यागपत्र दे दिया था और इस तरह आपके मोहनलाल सुगाड़िया सबसे अधिक बार 4 बार और सबसे ज़्यादा 17 वर्ष तक आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनके पश्चात बरकतुल्ला खान ने मुख्यमंत्री बनाया गया, राजस्थान की पहले और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने और दुर्भाग्य से बरकतुल्ला खान पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र पार्टी थी, इस स्वतंत्र पार्टी का आपके स्थापना 1559 में की गई थी श्री आपके सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सदस्य इसमें मीनू मसानी, NG रंगा और दर्शन सिंह आपके फेरुमान, उदय सिंह आपके नागोके, KM मुंशी, महारानी गायत्री देवी आपके वेजवाड़ा, रामचंद्र रेड्डी, पीलू मोदी और VP मेनन थे। चौथी लोकसभा के सबसे बड़ी आपकी विपक्षी पार्टी बनी। चौथी लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनती है स्वतंत्र पार्टी। 1959 राजगोपालाचारी राजस्थान की तीसरी और चौथी विधानसभा के आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी दल बनकर उभरा था। 5वीं विधानसभा आती है 1972 से लेकर 1977 तक। पुनः आपके बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बनते हैं, परंतु आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दुखद था और हरदेव जोशी फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये दुखद नहीं है कि हरदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, ये दुखद है। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने पर कार्यवाहक राज्यपाल वेदपाल त्यागी ने विधानसभा को भंग कर आपके राज्य की दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया। अब देखो, फिर मत के ना एक ही पार्टी निष्ठा कर रही थी, ठीक है ना। तो 1977 में आपके प्रमुख लगा दिया था ये, और इस विधानसभा का कार्यकाल आपकी 5 वर्ष से ज़्यादा अवधि तक रहा था। आपातकाल के कारण हुआ था और एकमात्र वाली विधानसभा ये है 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली। इस विधानसभा में सर्वाधिक आपके सत्र आयोजित हुए 13 और इस आपकी विधानसभा के चुनाव में दिनेश राय आपके डांगी ने देसूरी विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध आपके चुने गए थे। दिनेश राय डांगी आपके देसूरी विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे। फिर 1977 से लेकर 80 तक आपके छठी विधानसभा आती है। विधानसभा सीटों की संख्या 184 से बढ़कर अब 200 कर दी गई थी और 33 आपके अनुसूचित जाति के लिए और 24 अनुसूचित आपके जनजाति के लिए आरक्षित की गई। आपातकाल के बाद इस चुनाव में जनता पार्टी ने 150 सीटें प्राप्त करी।
और भैरव सिंह शेखावत राज्य के पहले गैर कांग्रेसी आपके मुख्यमंत्री बने। प्रथम मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय राज्य के विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इस समय भैरव सिंह शेखावत मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। अक्टूबर 1977 में को कोटा जिले के छबड़ा क्षेत्र में उपचुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य ली और 1980 में हुए आपके लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और केंद्र के निर्देशन पर राज्यपाल आपके रघुकुल तिलक ने सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी और राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राज्य में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई और इस सबसे आपके कम सत्र आपके क्या आयोजित हुए, मात्र 6 आयोग और ठीक है, और 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इसमें। फिर 7वीं विधानसभा आती है 1980 से लेकर 85 तक। पहली बार मध्यावधि चुनाव के बाद विधानसभा गठन हुआ। जगन्नाथ आपके पहाड़िया प्रथम अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री बने। प्रथम आपके अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बनते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? सबसे पहले मुख्यमंत्री आपके टीकाराम पालीवाल बनते हैं। फिर जयनारायण व्यास बनते हैं, फिर मोहनलाल सुगाड़िया बनते हैं, फिर बरकतुल्ला खां बनते हैं। बरकतुल्ला खां के बाद में हरिदेव जोशी बनते हैं। हरिदेव जोशी के बाद में आपके कौन बनता है? भैरव सिंह शेखावत। फिर जगन्नाथ पहाड़िया 7वीं विधानसभा में बनते हैं, अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री बने। दूसरे मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं थे वो जगन्नाथ पहाड़िया थे, जिनके त्यागपत्र देने के बाद शिवचरण महाथुर आपके मुख्यमंत्री बने गए थे। 1985 के में चुनाव के प्रचार के दौरान डी के निर्दलीय प्रत्याशी राजा मान सिंह की पुलिस गोलीबारी में हुई मृत्यु के कारण माथुर को मंत्रिमंडल से आपको इस्तीफा देना पड़ा और हीरालाल देवपुरा ने शपथ ग्रहण करके सबसे कम समय के लिए मात्र 16 दिन के लिए, कहीं कहीं 23 दिन भी लिखे आता है, मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। प्रमुख रूप से आपको 16 याद रखना है, 16 दिन के लिए रहे थे, ठीक है ना। फिर 8वीं विधानसभा आती है 1985 से लेकर 80 तक। हरिदेव जोशी 1985 से लेकर 88 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार तब बने थे जब मृत्यु हुई थी बरकतुल्ला खां की, तब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने थे। अब दूसरी बार मौका मिल रहा है 1985 में बनने का, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में कौन बने? शिवचरण माथुर बने। शिवचरण माथुर जब आपके कुछ कांड हुआ तो आपके शिवचरण माथुर के बाद हीरालाल देवपुरा बने और 8वीं विधानसभा आई 1985 में, तब आपके शिवचरण ने त्यागपत्र दे दिया था तो दूसरी बार आपके मुख्यमंत्री बने थे। सॉरी, हरिदेव जोशी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इनके त्यागपत्र देने के बाद शिवचरण माथुर अपने दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो 1980 से लेकर 1990 तक 2 बार दोनों अलग टर्म में हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनते हैं। असंतोष के चलते माथुर के इस्तीफे के बाद हरिदेव जोशी तीसरी बार, असंतोष हुआ तो इसके चलते माथुर का इस्तीफा हुआ और हरिदेव जोशी तीसरी बार 1989 से लेकर 90 तक आपके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो एक तो कब बनते हैं? एक अपने बनते हैं वो बरकतुल्ला खां की मृत्यु के बाद, एक बनते हैं अपने हीरालाल देवपुरा के बाद अपनी जो 8वीं विधानसभा हुई उस चुनाव में जीतकर, और फिर वापस जो माथुर का जब इस्तीफा हुआ तब ये बनते हैं तीसरी बार। तीसरे मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो पहले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। दूसरे कौन से? जगन्नाथ पहाड़िया। और तीसरे हरिदेव जोशी। ऐसे मुख्यमंत्री थे जिस नियुक्ति के समय राज्य के विधानसभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान विधानसभा अब तक अंतिम बार आपके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और 8वीं विधानसभा थी 1985 से लेकर 1990 तक चली थी, जिसमें राजस्थान विधानसभा में अब तक में अंतिम बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वाधिक आपके अविश्वास प्रस्ताव को लाया था पहली जो विधानसभा थी उसमें। 9वीं विधानसभा में 1990 से लेकर 92 तक आपके जो चली। स्पष्ट बहुमत के अभाव में भाजपा ने जनता दल के सहयोग से दूसरी बार आपके सरकार बनाई। भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस दौरान पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव आपको प्रस्तुत किया 2 बार। और 1992 में अयोध्या आपकी घटना हुई और जिसमें राज्यपाल जो एम चन्ना रेड्डी थे, इनके चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करी। सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाली विधानसभा में समय पूर्व भंग होने वाली दूसरी विधानसभा थी। सबसे कम बैठ के 95 आयोजित हुई थी। फिर 10वीं आपकी विधानसभा हुई जिसमें दूसरी बार आपके मध्यावधि चुनाव हुए 1993 में से 98 तक। 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी ही 1993 में आपके विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया इसी में। कांग्रेस के श्री हरिदेव जोशी संपूर्ण देश में आपके एकमात्र विधायक थे जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते थे और इस विधानसभा में प्रथम आपके अनुसूचित जनजाति वर्ग के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने थे समतलाल मीणा। पहले आपके उपाध्यक्ष थे, फिर आपके अध्यक्ष बन गए थे समतलाल मीणा। इस विधानसभा में प्रथम महिला आपके उपाध्यक्ष बनी थी तारा भंडारी।
10वीं के बाद 11वीं विधानसभा आती है 1998 से लेकर 2003 तक। राज्य में द्विदलीय आपके राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत होती है। अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और चौथे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। पहले कौन से थे आपके प्रभु भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, चौथे अशोक गहलोत। ये क्या थे आपके जोधपुर से लोकसभा के आपके में गए हुए थे। तो 12वीं विधानसभा 2003 से लेकर 2008 तक पहली बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। कितना मिला? 123 सीटें। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और इसी के साथ में सुमित्रा सिंह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। प्रदेश की पहली बार विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तीनों पद महिलाओं के थे। 12वीं विधानसभा में संयोगवश 12 महिलाएं सदस्य थी। तो बहुत सारे संयोग 12वीं विधानसभा 2003 से लेकर 2008 तक आपके स्थापित रहे। 13वीं विधानसभा 2008 से लेकर 2013 तक चली। अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। चौथी बार किसी मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया 2009 में। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत बने। उपाध्यक्ष आपके रामनारायण मीणा बने। प्रोटेम स्पीकर देवी सिंह भाटी बने। नेता प्रतिपक्ष आपके वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया बने। 14वीं विधानसभा 2013 से 18 तक चली। इसमें राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा की आपकी व्यवस्था की गई और भाजपा राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक इतिहास में आपकी 163 सीटों पर जीतने वाली पार्टी बनी। कांग्रेस को सभी अभी तक की आपकी न्यूनतम 21 सीटें ही प्राप्त हो सकी। इस विधानसभा में आज तक की सबसे अधिक महिलाएं 28 महिलाएं आपकी चुनी गई। कैलाश मेघवाल अनुसूचित जाति के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने और आपके विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह बने। प्रोटेम स्पीकर आपके प्रद्युम्न सिंह, 6वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे प्रद्युम्न सिंह और नेता प्रतिपक्ष आपके रामेश्वर डूडी बने। 15वीं विधानसभा में आपके 2018 से 23 तक चली, जिसमें दिसंबर 2018 में 119 सीटों पर आपके 199 सीटों पर आपका मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 99 सीटों पर आपके साथ सबसे बड़ा दल बना। रामगढ़ अलवर में बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के साथ ही इस सीट पर चुनाव के बाद में कांग्रेस की आपके सोफिया जुबैर विजेता रही। 15वीं विधानसभा में कुल 8 सत्र हुए और 147 बैठकें आयोजित हुई। इस विधानसभा में कुल 995 घंटों के कार्य किया और इस विधानसभा में काल आपके 2018 से 23 तक 8 सीटों पर आपके उपचुनाव हुए। मुख्यमंत्री इसमें अशोक गहलोत थे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे, बीच में हटा दिया था दगेबाजी की कुछ इनमें ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष आपके सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष थे। प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आपके गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौर थे और यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र थे। मुख्य सचेतक महेश जोशी थे। महेश जोशी आपके मुख्य सचेतक, राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान राज्य ये प्रमुख रूप से बातें हमने सारी कर ली हैं। 15वीं कर ली, आपके 16वीं पहले ही कर चुके हैं। तो 1 से लेकर 16 विधानसभा की बात करी। सारे मुख्यमंत्री हमने देखे क्रम से, सारे मुख्यमंत्री कब कब क्या हुए ये मुख्यमंत्री तक आपको याद रहने चाहिए। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल पहली का 23/2/1952 से देखो 1952 तक ही रहा था। प्रथम आपकी बैठक की तिथि बता रहा हूँ आपको, 23/2/1952 को आपकी गठन हुई और 29/3/1952 को पहली बैठक होती है। विघटन की तिथि आपके 23/3/1900 आपकी कितने 57 होती हैं। 160 सदस्य थे। दूसरी आपके 1957 में बनती है और 24/4/1997 को प्रथम बैठक होती है और 1/3/1962 को क्या है विघटित होती है। 176 सदस्य थे। तीसरी आपके 62 में गठित होती है। 63 में इनकी बैठक होती है और 67 में ये आपकी विघटित होती है। 176 सीटें थी। चौथी और पांचवी आपकी, चौथी 1967 से लेकर 1972 तक चलती हैं और पांचवी 1972 से 77 तक चलती है। दोनों में 184 सीटें थी। छठी आपकी विधानसभा 1977 से लेकर 1980 तक चलती है सिर्फ और 200 सीटों पर इनके चुनाव होता है। सातवीं 1980 से लेकर 1985 तक 200 सीटों पर। आठवीं 1985 से 1990 तक 200 सीटों पर। नौवीं 1990 से लेकर 1992 तक ही हुई थी। ठीक है, नौवीं और छठी में आपकी समानता देखने को मिलती है। 200 सीटों पर इनके चुनाव हुआ था। 10वीं पर 1993 से लेकर 1998 तक। 11वीं 1998 से 2003 तक। 12वीं 2003 से लेकर 2008 तक। 13वीं 2008 से लेकर 2013 तक। 14वीं आपके 2013 से लेकर 2018 तक। 15वीं 2018 से 2023 तक और 16वीं 2023 से अब तक चली आ रही है। ठीक है ना, जिसकी 14/12/2023 को आपकी स्थापित गठन होता है और पहली बैठक होती है 20/12/2023 को।
राजस्थान विधानसभा एक नज़र में 1952 में आपने देखे तो कुल सीटें थी 160, जिसमें आपकी पार्टी फर्स्ट थी कांग्रेस और दूसरी थी राम राज्य पार्टी जिसकी 24 ही सीटें थी, और तीसरी आपके अखिल भारतीय जनसंघ था जिसकी 8 आपकी सीटें थी। 1957 में आपकी 176 सीटों पर था, कांग्रेस ने 119 सीटें जीती थी, 17 राम राज्य परिषद ने जीती थी, अखिल भारतीय जनसंघ ने 6 सीटें जीती थी। ठीक है, 1962 में 176 सीटों पर हुआ चुनाव, कांग्रेस 89 सीटों पर जीती, स्वतंत्र पार्टी 36 पर और अखिल भारतीय जनसंघ आपकी 15 सीटों पर जीती है। 1967 पे आपके 184 सीटों पर होता है, कांग्रेस 100 आपके 3 सीटों पर विजय रहती है, स्वतंत्र पार्टी 48 पे रहती है और आपके अखिल भारतीय जनसंघ होती है 22 पार्टी पर, 22 आपके सीटों पर। 184 होता है 1952 में, 72 में 5वीं ये थी, ठीक है ना। तो 5वीं में कांग्रेस 145 सीटें लेकर आती है और स्वतंत्र पार्टी है, ये स्वतंत्र पार्टी आपके 11 सीटें लेकर आती है और अखिल भारतीय जनसंघ है 8 सीटें लेकर आती है। 1977 में 6ठी होती है जिसमें 200 सीटों पर होता है, जनता पार्टी इस पर आपके 150 सीटें लेकर आती है, कांग्रेस महज 41 सीटों पर समझ जाती है और भारतीय आपकी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 1 सीट लेके आती है। यहाँ से वो सारी दूसरी वाली पार्टियाँ वो सुपड़ा साफ होता जाता है। 1980 में 200 सीटों पर होते हैं, कांग्रेस 133 लेके आती है और भाजपा 32 और जनता पार्टी 8 ही सीटें लेके आती है। वहीं 1985 में 200 में से कांग्रेस 113 और भाजपा 39 सीटों पर और लोकदल 27 आपके सीटों पर लेके आता है। कुल आपकी सीटें 1990 में 200 थी जिसमें भाजपा 84 और जनता पार्टी 55 और कांग्रेस 50 ही लेके आती है। ठीक है, 1993 में 200 सीटों पर होता है, 95 भाजपा लेके आती है, कांग्रेस 76 लाती है और जनता पार्टी 6 लेके आती है। 98 में कांग्रेस 152 सीटों पर जीती है और भाजपा 33 पर जीती है, जनता पार्टी 3 पर ही। 2003 में भाजपा 123 पर, कांग्रेस 56 पर और बसपा 2 पर ही। 2008 में 200 में से कांग्रेस 102 पे और भाजपा 78 पर जीतती है, बसपा 6 पे। 2013 में 200 में से भाजपा 163 पर, कांग्रेस 21 पे वापस समट जाती है और बसपा कितनी है 3। कांग्रेस 99 लेके आती है 2018 में, भाजपा 73 लेके आती है और बसपा 6 लेके आती है। और यहाँ पर भाजपा है 115 सीट अपने लेके आती है 2023 में, कांग्रेस 69 पे समटती है और भारतीय आदिवासी पार्टी 3 सीटें आपके लेके आती है। राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 14 आपके सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। तो ये बातें हैं याद रखनी अपने को, मेन वाली तो यही है कि पहली याद होनी चाहिए कि 160 सीटें थे, कांग्रेस 82, राम राज्य पार्टी 24, राम राज्य परिषद, ठीक है ना। और दूसरी जब हुई तो 119 कांग्रेस, राम राज्य परिषद 100 टोटल 17, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आंकड़े आपको याद रखने हैं। किस किस की गवर्नमेंट बनी ये तो आपको याद रखना ही होगा। जैसे कि 1952 में कांग्रेस, 57 में कांग्रेस, 62 में कांग्रेस, 67 में कांग्रेस, 72 में कांग्रेस, 77 में जनता पार्टी, 80 में कांग्रेस, 85 में कांग्रेस, 90 में भाजपा, 93 में भाजपा, 98 में कांग्रेस, 23 में भाजपा, 8 में कांग्रेस, 13 में आपकी भाजपा, 18 में कांग्रेस, 23 में भाजपा, 28 में कांग्रेस। देखो तो क्या होता है। विधानसभा का अपने नया भवन 2001 में ज्योतिर्नगर आपके लाल कोठी क्षेत्र में जयपुर में बनाया गया है। 2001 में ज्योति नगर है वहाँ पर आपके लाल कोठी क्षेत्र में जयपुर में बनाया गया है। और कांग्रेस ने चौथी व 15वीं जो विधानसभा थी उसमें अस्पष्ट आपके बहुमत के बावजूद सरकार बनाई, ठीक है ना। कांग्रेस ने चौथी और 15वीं जो विधानसभा थी उसमें अस्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी, और वहीं भाजपा ने 9वीं और आपकी 10वीं विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी क्या है सरकार बनाई। वर्ष 2020 में आपके कुल 8 अध्यादेश पारित किए गए और 21-22 में आपके कितने कोई भी अध्यादेश आपके नहीं लाया गया। तो 21-22 में कोई भी अध्यादेश नहीं लाया गया। 2020 में कुल आपके कितने 8 अध्यादेश पारित किए गए। 2023 में 1 अध्यादेश और 24 में 3 अध्यादेश पारित किए गए तथा 25 में 3 अध्यादेश। तो 21-22 में कोई अध्यादेश नहीं लाया गया, 23 में 1 अध्यादेश और वर्ष 2020 में 8 अध्यादेश थे। 21-22 में कोई नहीं, 23 में 1, 24 में 3 और 25 में भी 3। राजस्थान विधानसभा में पारित आपकी गैर सरकारी विधेयक पर हम नज़र डालते हैं। देखो, गैर सरकारी विधेयकों पर बात करें तो द राजस्थान लीगल आपके प्रैक्टिशनर है संशोधन विधेयक आया 1952 में। तो ये आपके 24/4/1952 में प्रस्तुत किया गया
और पास हो गया था 30/10/1952 को, और जिसमें आपके अधिनियम नंबर देखें तो 2 और वर्ष था 1953। ठीक है ना। तो द राजस्थान लीगल प्रैक्टिशनर्स संशोधन विधेयक 1952 है, ये गैर आपके सरकारी विधेयक था और ये पास हो गया था। दूसरा, द राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल संशोधन विधेयक 1954 आया, ये आपके पास की तिथि थी 1956। ठीक है ना, 1954 में आता है और 56 में पास होता है, 17/1956। द राजस्थान सोशल एजुकेशन बोर्ड विधेयक 1958 है, ये भी पारित होता है 18/11/1958 में आता है और पास हो जाता है 21/3/1961 को। तो द राजस्थान लीगल आपके प्रैक्टिशनर्स संशोधन विधेयक 1952, द राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल संशोधन विधेयक 1954, द राजस्थान सोशल एजुकेशन बोर्ड विधेयक 1958, द राजस्थान एनिमल एंड आपके बर्ड सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन है, ये 1973 में है। ठीक है ना, तो ये 73 का है, ये भी आपके 30/3/1973 में आता है, 29/3/1975 में पास होता है। तो 21 आपके 1975 में ये आपके अधिनियम नंबर और वर्ष रहने वाला है, 21 और 1975। तो ये 4 आपके गैर सरकारी विधेयक हैं जो पारित हुए थे। राजस्थान लीगल प्रैक्टिशनर्स संशोधन विधेयक 1952, द राजस्थान प्रिजर्वेशनर ऑफ सर्टेन एनिमल संशोधन विधेयक 1954, द राजस्थान सोशल एजुकेशन बोर्ड विधेयक 1958, द राजस्थान एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन 1973। सर्वाधिक 16 निजी विधेयक तीसरी विधानसभा में आपके क्या है, प्रस्तुत हुए। 16 निजी विधेयक हैं, 16 निजी विधेयक हैं। ये निजी विधेयक आपके तीसरी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक भी पारित नहीं हुआ। 16 निजी विधेयक आए भाई। तीसरी वाले में, थर्ड में, ठीक है ना, लेकिन एक भी पारित नहीं हुआ, एक भी। प्रथम विधानसभा में 9 निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2 पारित हो गए थे। दूसरी और पांचवी में विधानसभा में एक एक निजी आपके विधेयक पारित हुआ। तो निजी विधेयक कब कब पारित हुआ देखो। प्रथम में कितने 9 आए, 9 में से कितने 2 पारित हो गए थे। एक है आपकी कौन सी, एक है दूसरी और एक है पांचवी, सेकेंड एंड आपके फिफ्थ। सेकेंड और फिफ्थ में भी क्या है, एक एक आपके पारित हुए। ये स्थिति है। फर्स्ट में 9 आए, 2 पारित हुए, सेकेंड और फिफ्थ में एक एक पारित हुए। तो 1, 2 एंड 5th। 8वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं विधानसभा में कोई निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। 8वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं, 8, 13, 14 और 15, 8, 13, 14 और 15, इनमें कोई भी आपके पारित छोड़ो आया भी नहीं। ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा भवन में नवनिर्मित म्यूजियम, जिसका नाम पॉलिटिक्स नैरेटिव म्यूजियम है, का उद्घाटन आपके 16 जुलाई 2022 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आपके एन.वी. रमन्ना ने किया था। 16 जुलाई 2022 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन, एन.वी. रमन्ना ने किया था। राजस्थान विधानसभा को आपके ई विधानसभा बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा की ई आपके बुलेट विधान बोधनी का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से आपके किया जाता है, विधान बोधनी। ठीक है ना। 8, 13, 14, 15 सर्वाधिक 16 आपके निजी विधेयक तीसरी विधानसभा में प्रस्तुत, एक भी पारित नहीं। प्रथम में 9, जिसमें से आपके 2 पारित, दूसरी और पांचवी में एक एक निजी विधेयक पारित, 8वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं में कोई निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। राजस्थान विधानमंडल के लिए संवैधानिक प्रावधान, देखो संवैधानिक प्रावधान सारे देखते हैं। अब राज्यों के लिए विधानमंडल का गठन होगा, ये 168 कहता है। कैसे गठन होगा, ये राज्य विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होगा, ये सारे हमने राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या फिर राज्यपाल या विधानसभा। 169 विधान परिषदों के उत्साधन और सर्जन की बात करता है। कहता है कि अगर विधानसभा के द्वारा सबसे पहले अगर कोई पारित किया जाता है, उसके बाद विशेष बहुमत तो यहाँ चाहिए होगा, साधारण बहुमत संसद के द्वारा पारित करके विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। 6 टोटल विधान परिषद हैं।
170 विधानसभाओं की संरचना की बात करता है, 171 विधान परिषदों की संरचना की बात करता है, 172 राज्यों के विधानमंडलों की जो कालावधि या फिर अवधि की बात करता है, 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता की अर्हता की बात करता है और 174 विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन की बात करता है। 175 और 76 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और सदन या सदनों में अभिभाषण उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार 175 की बात करता है। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों के बारे में बात करता है 177 में। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना बात करता है। 180 आपके अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, आपके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बात करता है। 181 जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन न होना, उसका पीठासीन न होना 181 बात करता है। तो 178 है जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना कहता है। 180 आपकी कहता है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की आपकी शक्ति की बात करता है। 181 बात करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन नहीं होगा। 182 विधान परिषद के सभापति उपसभापति की बात करता है और 183 बात करता है सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। और 84 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 185 में वही जब सभापति व उपसभापति को पद से क्या है हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 क्या कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों की बात करता है, दोनों को मिलाकर 186 में। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 में सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है। 189 में आपकी 189 में सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करता है, गणपूर्ति 189। 190 आपके स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्यों की निर्हरताएं दी गई हैं और सदस्यों की निर्हरता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करना 192 के अंतर्गत है। राज्यपाल करता है, केवल वो दल बदल को छोड़कर दल बदल वाले के विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना, उस सदन का अध्यक्ष करता है जिसमें भी बात हुई है। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से पहले या अर्हित न होते हुए भी या निर्हित किए जाने पर बैठने और मतदान देने की आपकी जो बातें ये 193 में की है, क्या जिसमें शक्ति होगी। 194 विधानमंडल के सदनों और उनके जो सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेष अधिकार की बात करता है 194, ठीक है। 195 बात करता है आपके सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात करता है, सदस्य के जो वेतन और भत्तों की बात करता है 195 के अंतर्गत। विधेयकों को आपके पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है 196 के अंतर्गत। 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियाँ पर निर्बंधन बात करी हुई है। 198 धन विधेयक के संबंध में आपके विशेष प्रक्रिया है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। 200 में आपकी अनुमति है। तो 198 में तो विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करी है और 199 परिभाषित कर रहा है धन विधेयक को। 197 क्या कर रहा है, धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंध बात करता है। 200 में आपके विधेयक पर अनुमति की बात करता है और 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है। 202 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण है। 203 में विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है, ठीक है ना। 204 में विनियोग विधेयक है। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान है। 206 में आपके लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान और 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 208 में प्रक्रिया के नियम। 209 में राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी कार्यों का विधि द्वारा आपके विनियमन। राज्य के विधानमंडल से मैं आपके वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनियमन। 210 में विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है, ठीक है ना। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210 के अंतर्गत कही हुई है। विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन 211। 212 न्यायालय के द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही को जांच न किया जाना 212 में कही गई है। 232 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात। 232 के में राज्य की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात। 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कर्तव्य अवधि पश्चात न रहना।
334 का महिलाओं के स्थानों के आपके का आरक्षण के प्रभावी होना बात करता है। अब राजस्थान की विधानसभा प्रक्रिया की नियमावली है, उन नियमों की बात करते हैं। नियम 1 और 2 कहते हैं संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं। 3 से 6 आपके सदस्य का आपके आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ और प्रतिज्ञान, सदस्यों की नामावली, सत्र और बैठकों की संख्या, ये बात 3 से 6 तक है। 7 से 10 तक आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन और सभापति तालिका। 11 से 13 तक आपकी क्या है, सदन की बैठक की बात करता है। 11 से 13 तक बैठक। राज्यपाल का अभिभाषण और सदन के संदेश भेजना यह 14 से लेकर 21 के बीच में है। कार्य विन्यास और कार्य सूची आपके 22 से 28 तक है। प्रश्न 29 से लेकर 48 तक है। प्रश्न 29 से लेकर 28 तक। आधे घंटे की चर्चा 49 में, 49 का स्कोर आधे घंटे में बढ़ जाता है। लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव 50 से 57 तक। विधान 58 से 95। याचिका 96 से लेकर 105 ए तक। संकल्प 106 से लेकर 118 ए। संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन 118 ए से 118 ई तक। प्रस्ताव है 119 से लेकर 126 तक। अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिए चर्चा 127 से 30 तक। अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षण 131 से 131 सी तक। मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव या मंत्रिपरिषद में विश्वास का 132 से 33 तक आपके प्रस्ताव और पद त्याग करने का मंत्री का वक्तव्य। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प 134 से 37। वित्तीय विषयों की प्रक्रिया 138 से 56। विशेष अधिकार 157 से 168। अधीनस्थ आपके विधान 169 से 172। सदन के स्थानों का त्याग और रिक्तता 173 से 74। सदन की बैठकों की अनुपस्थिति और अनुमति 175 से 77। राज्यपाल और सदन के बीच संवाद 178 से 179 तक। समितियां 180 से लेकर 253 2। प्रक्रिया के सामान्य नियम 254 से 308 तक। तो ये थी अपनी क्या विधान सभा। वैसे विधानमंडल है लेकिन विधानसभा राजस्थान के संदर्भ में। सारे फैक्ट आराम से कवर हो चुके हैं। मज़े मारना, 3-4 क्लास है, मस्त देखो, मौज मारो और पढ़ते रहो। चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पीस आउट।